हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं इसके सर और इम्पल्स IIT JEE नीट में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, ICSE क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है और फर्स्ट लेक्चर के बाद आज ये दूसरा लेक्चर है। अभी मैं सारे लेक्चर्स के अंदर में पहला लेक्चर और आज का लेक्चर मिला करके थ्योरेटिकल पोर्शंस कवर कर रहा हूँ। इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर का सीरीज भी होगा, तो जो बच्चे अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर ले। और अगर अब तक आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका बहुत टफ चैप्टर है और यहाँ से स्कोर बच्चों का डाउन होता है, ठीक है ना। एक आध चैप्टर ऐसा है आपके क्लास 10 में जहाँ से बच्चों का स्कोर फुल नहीं हो पाता है, जिसमें एक इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रांग हो और आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आपका अच्छा ग्रिप बने, अच्छा पकड़ बने, ग्रुप ए के अंदर भी टफ क्वेश्चन होता है, तो इसके लिए आपको जो है पहला लेक्चर देखना होगा। एकदम डिटेल में हर एक चीज़ अच्छे से बताया गया, समझाया गया है। फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद ही आप सेकेंड लेक्चर देखेंगे, ये बेटर होगा। अदरवाइज समझ में तो आएगा पर कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा, है ना। तो चीज़ों को कनेक्ट करना अगर चाहते हैं कि लाइन बाय लाइन कैसे कैसे क्या हो रहा है, पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस क्या है, एनर्जी क्या है, चार्ज कैसे मूव करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बैटरी का वोल्टेज क्या है और लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको पहला लेक्चर देखना होगा। लेक्चर देख के आइए। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर का पहला टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोग किए थे क्या, कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस। लास्ट क्लास में हम लोग ये किए थे कि रेजिस्टेंस क्यों होता है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि रेजिस्टेंस का मुख्य कारण जो है वो ये है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन होता है, मतलब कि इधर उधर टकराते रहता है। और ये रैंडमनेस जितना ज़्यादा होगा उनमें उतना ही ज़्यादा कोलिजन होगा, और कहीं भी चीज़ कोलाइड करता है तो कोलिजन से हीट जनरेट होता है और रेजिस्टेंस जनरेट होता है। इसीलिए कई बार हम लोग बोलते हैं कि अगर कंडक्टर कोई भी चीज़ आप डिवाइस यूज़ करो बहुत गर्म हो रहा है तो बोलते हैं बंद कर दो। गर्म होने का मतलब ही है कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम जो है इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या हो गया, बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है, और ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले आज कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस के बाद हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। आमतौर पर जब भी किसी कंडक्टर से हम लोग करंट को पास करते हैं, बैटरी कनेक्ट करने के बाद करंट को पास करते हैं, तो वो कंडक्टर अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको अपोज करता है। वो अपोज एक्चुअली क्या है, उनका कोलिजन है, टकराने से होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा फाका है वो मूव कर गया। आप चाहे जितना भी कर लो, जितना भी अच्छा बैटरी लगा लो, जितना भी अच्छा मटेरियल ले आओ, कुछ ना कुछ तो कोलिजन होगा, और वो कुछ ना कुछ कोलिजन ही क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस है। तो कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस का बाद आता है बात हम लोग का लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहला बात आप देखो यहाँ पर लिखा है, ये बोर्ड्स में आपसे अगर पूछता है तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस को यही लिखना है। और अगर आपसे बोलता है कि प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस क्या है तो भी किस पे डिपेंड करता है ना, तो ये आप लिख सकते हो, द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। तो लॉज ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसमें पहला बताया गया नेचर ऑफ कनेक्टर। कुछ मटेरियल जो होता है गुड कनेक्टर होता है, मतलब उसमें आप करंट पास करोगे तो नंबर या बैटरी अगर अप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पर सेकेंड थोड़ा कम कोलिजन करते हैं, लेकिन कुछ कंडक्टर के अंदर वो ज़्यादा कोलिजन करते हैं। बात समझ आ रहा है ना। इसलिए क्या बताया जा रहा है कि नेचर ऑफ कंडक्टर बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कॉपर एक अच्छा मटेरियल है, देखना कॉपर का वायर थोड़ा महंगा बिकता है ना, रीज़न है क्योंकि कॉपर वाला पोर्शन जो है वो अच्छा कनेक्टिंग मटेरियल होता है। तो नेचर ऑफ कनेक्टर, अगर कनेक्टर अच्छा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो थोड़ी देर के लिए, क्या बोल सकते हो, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि अगर गुड कनेक्टर अगर होगा, मतलब अच्छा कनेक्टर होगा, तो अच्छी तरह से कंडक्ट करेगा और उसका बैड रेजिस्टेंस होगा। मैंने याद करने के लिए लिखा इस तरह से, जो अच्छा कनेक्टर होगा वो घटिया रजिस्टर होगा, और जो अच्छा रजिस्टर होगा वो घटिया कनेक्टर होगा। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। तो पहला तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ मटेरियल। क्या हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल। भाई अब दूसरा देखो लेंथ ऑफ कनेक्टर। जितना ज़्यादा वायर का लंबाई बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस बात को समझने के एक सरल भाषा में आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उसको देखो आप बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सपोज़ कर लो मैं इस बार एक वायर की जगह मैंने एक पाइप ले लिया, और उस पाइप के थ्रू मुझे पानी पहुँचाना है, और अगर पानी बगल वाले कमरे में पहुँचाना है तो पाइप छोटा होगा, और पानी अगर बहुत दूर पहुँचाना है तो पाइप क्या होगा, बड़ा होगा। अब जहाँ पाइप बड़ा होगा, लेंथ ज़्यादा होगा, दूर तक पानी पहुँचाना है, वो पानी पहुँचाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन जब बगल वाला कमरा में जहाँ पे आपको पाइप बहुत करीब जा रहा है वहाँ पानी पहुँचाना है तो वहाँ पे वाटर का फ्लो बहुत इजीली होगा। इसका मतलब क्या हो गया, वही पानी है, पाइप भी वही है, लेकिन डिस्टेंस वाला मैटर यहाँ पे आ रहा है। जितना ज़्यादा लेंथ होगा, जितना ज़्यादा पे लेंथ पे आप काम करेंगे उतना पानी का फ्लो होना क्या होगा, आसान नहीं होगा। लेकिन जितना छोटा पे काम करेंगे लेंथ पे या वायर पे, उतना पानी का ट्रेवल होना क्या होगा, आसान होगा।
पता चला कि वाटर कंडक्शन लॉन्ग पाइप में डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन वाटर कंडक्शन शॉर्ट पाइप में वो ईजिली हो रहा है। तो ज़्यादा लेंथ वाला कंडक्टर जो होता है, जिसमें ज़्यादा लेंथ हो, वो क्या करता है, ज़्यादा रेजिस्ट करता है चार्ज के फ्लो को। इससे कंक्लूजन नहीं निकला। इसलिए कई बार जब मिस्त्री लोग काम करते हैं बोलते हैं ज़्यादा लंबा वायर मत दो। बोलते हैं ये ना तुम अगर काम करोगे तो अगर आप बहुत लंबा लंबा वायर लगा दोगे तो बोलेगा ज़्यादा लंबा वायर नहीं देना है सर। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर आप लेंथ घटाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो ये यहाँ पर एक रिलेशन हो गया रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ। ओके, थिकनेस ऑफ कंडक्टर, थिकनेस ऑफ कंडक्टर मतलब एरिया। अब सपोज करो ये एरिया से चार्ज करिया पास कर रहा है, तो जितना बड़ा एरिया होगा उतना आसानी से चार्ज पास करेगा। लेकिन अगर ये एरिया बहुत छोटा होगा तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो क्या होगा, स्लो हो जाएगा ना, क्योंकि अगर एंट्रेंस छोटा होगा तो चार्ज इजीली उसके अंदर एंट्री नहीं ले पाएगा, और अगर एंट्रेंस बड़ा होगा तो चार्ज उसके अंदर इजीली क्या होगा, एंटर करेगा। तो एरिया का मतलब यहाँ पे जो आता है थिकनेस ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ज़्यादा ठीक वायर होगा, काटोगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा दिखेगा। पतला सा वायर होगा, काटोगे क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत पतला दिखेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जिस कंडक्टर का यहाँ पे बात कर रहा है कि थिकनेस का, वो एक्चुअली ये है। सपोज करो ये लेंथ मैंने बनाया ये, ठीक है, और एक मैंने लेंथ ये बनाया, ठीक है, ये बनाया, ठीक है। तो पहला वायर का थिकनेस मैंने ज़्यादा दिखाया है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसमें से इजीली पास करेगा। इसमें मैंने थिन बनाया है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम होगा, तो एंट्रेंस बहुत छोटा है, चार्ज इसमें इजीली पास करेगा, इसमें इजीली पास नहीं करेगा। जिसमें इजीली पास करेगा वो रेजिस्ट नहीं करेगा ज़्यादा, लेकिन जिसमें डिफिकल्ट होगा पास करना वो रेजिस्ट करेगा। तो रेजिस्टेंस दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली टू एरिया, इन्वर्सली टू एरिया। थिक होगा मतलब एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, थिन होगा एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। उल्टा है, एरिया बढ़ने से मतलब थिक होने से रेजिस्टेंस घट रहा है, एरिया थिन होने से मतलब कि थिन होने मतलब एरिया घटने से रेजिस्टेंस जो है बढ़ जा रहा है। तो यहाँ से आप देखें रेजिस्टेंस का दो फॉर्मूला आ गया डिपेंडेंट करने का, एक एल के साथ और ए के साथ, दोनों कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना लेंगे हम लोग। अच्छा, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, हाँ मैंने बताया था ना टेम्परेचर का भी प्रभाव रेजिस्टेंस के ऊपर है, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाएंगे कैसे वो हम समझाएंगे आपको। ठीक है, ये अपर लेवल का बात है, क्लास 12 में बताया जाता है बच्चों को, फिर भी बेसिक क्लास 10 के लेवल पे आपको बताया जाएगा। देखो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर मैंने बताया था पिछले आपको क्लास में ही बताया था कि अगर बात करते हो रेजिस्टेंस का, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है वो एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होने से क्या होगा, रैंडम हो जाएगा, रैंडम होने से ज़्यादा टकराएगा, ज़्यादा टकराने से कोलिजन ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि रेजिस्टेंस वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या हो गया कि अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करते हो तो क्या होगा आपका, लिख देते हैं यहाँ पर, लिख देते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होने से, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। और फिलहाल इन दोनों कंबाइन करोगे तो एक फॉर्मूला आएगा आर क्या, आर डायरेक्टली टू एल बाई ए। जब भी किसी प्रोपोर्शन का साइन हम लोग हटा देते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। ये आपका फॉर्मूला हो गया रो एल बाई ए। रो यहाँ पर एक कांस्टेंट है, रो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम बताया गया है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, है ना। डिपेंड्स ऑन, मैं डिटेल में और बात करूंगा क्योंकि ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ICSE क्लास 10 के अंदर में डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, जहाँ से इसको गिर भी सकता है। ठीक है ना, MCQ में क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको अच्छा खासा। तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, चलो ये इसको समझ लिए, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक, ओके, नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया कि रेजिस्टेंस सिर्फ लेंथ और ये पे डिपेंड नहीं करेगा, साथ में इस बात पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल कैसा है। तो पहला पॉइंट तो ये था नेचर ऑफ मटेरियल ना, तो ये एक्चुअली रो को इंडिकेट कर रहा है, ये रो को इंडिकेट कर रहा है, ये एल को इंडिकेट कर रहा है, और ये एरिया को इंडिकेट कर रहा है, और ये टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है। समझ में आया ना, ये चार फैक्टर जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब बच्चा बोलेगा सर रो इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ दिख रहा है, लेंथ इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ एरिया भी है, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो टेम्परेचर तो यहाँ नहीं दिख रहा है। तो अगर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो टेम्परेचर का फॉर्मूला तो यहाँ होना चाहिए था ना। तो ऐसा है कि टेम्परेचर का इम्पैक्ट इस रो के ऊपर है, तो टेम्परेचर वाला प्रभाव इसके अंदर भी है। अब मान लेते हैं कि कोई मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो है, तो इस रो को आप इस टेम्परेचर से बैलेंस कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो वो मटेरियल अगर ख़राब है तो और ख़राब हो जाएगा। मतलब कि ऐसा सपोज कर लो, अभी
रेजिस्टेंस जो है किसी चीज़ का, मैं मान लेता हूँ कि मैं एक घटिया इंसान हूँ और मेरे बगल में कोई अच्छा इंसान है, किसी ने मुझे अप्रोच किया कि भाई चलो लो एक सिगरेट पी लो, ठीक है। उसने मुझे एक बार कहा, मैंने आराम से एक बार सिगरेट पी लिया, ठीक है। लेकिन इस बगल वाले इंसान वो अच्छा था, वो जानता है कि सिगरेट पीना ख़राब चीज़ है, गंदा चीज़ है, इसको पीने से फेफड़ा ख़राब हो जाएगा, लंग्स में प्रॉब्लम आएगा, बॉडी में प्रॉब्लम आएगा, ठीक चीज़ नहीं है, लोग गलत समझेंगे। ऐसा सोच के जब उसको रिक्वेस्ट किया गया पीने के लिए तो उसने ना बोल दिया, 2 बार 3 बार 4 बार उसको ना बोल दिया गया, ठीक है ना। लेकिन 10-15 बार उसको रिक्वेस्ट किया गया तो एक बार वो पी लिया, वो भी पी लिया। तो देखो यहाँ पर मैंने भी वो काम किया, उसने भी वो काम किया, लेकिन मेरा पहले से ही खराबी था मटेरियल में, हम अच्छा इंसान नहीं थे, तो आसानी से क्या कर लिए, गलत काम कर लिए। इसका मतलब ये हो गया जो पहले से ख़राब रहेगा उसको ख़राब करना और आसान है, जो पहले से थोड़ा अच्छा रहेगा उसको ख़राब करना थोड़ा टफ है। तो बगल वाला मान लो कि वो गुड कंडक्टर था और हम क्या थे, हम बैड कंडक्टर थे, ठीक है। वो गुड कंडक्टर था, हम बैड कंडक्टर थे। बाहर वाला फैक्टर मान लो टेम्परेचर था, टेम्परेचर मेरे पे बदलाव लाया, उस पर बदलाव लाया, लेकिन उसमें बदलाव बहुत टाइम के बाद आया, मेरे बहुत आसानी से आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि आप टेम्परेचर चेंज करके उस ख़राब को और ख़राब कर सकते हो। तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है वो और ख़राब हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो टेम्परेचर का इम्पैक्ट इस रो के अंदर छिपा पड़ा है। वैसे आर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ एक अलग रिलेशन है, एक और रिलेशन है जो यहाँ पर नहीं दिखता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला ऐसा ही दिखता है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। अगर लेंथ और एरिया सेम है तो भी रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इसको बहुत इंपॉर्टेंट मैं करके एक कॉलम यहाँ बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक कॉलम यहाँ बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं बंद कर रहा हूँ कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, वो घटिया और मटेरियल और ख़राब हो जाएगा। मटेरियल ख़राब हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा, मतलब उसका कंडक्ट करने का क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। ठीक उसी का उल्टा अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। आप इसको थोड़ा ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, देखना यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लो मेरे साथ, एक तो और टॉपिक डिस्कस करते रहा हूँ इसके साथ ही, ताकि फिर अगले पॉइंट बताना ना पड़े। एक वर्ड आता है रेजिस्टेंस और एक वर्ड आता है कंडक्टेंस। एक वर्ड आता है रेजिस्टिविटी और एक वर्ड आता है कंडक्टिविटी। थोड़ा समझना, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, मतलब कि अगर उसका मटेरियल का प्रॉपर्टी ख़राब होगा तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करेगा, ठीक है। उसी तरह कनेक्टिविटी भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, मतलब कि जिसका रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा उसका कनेक्टिव प्रॉपर्टी क्या कम होगा। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है कनेक्टिविटी कम होगा, मतलब ऐसा कैसा मटेरियल है वो जो अच्छी तरह से कनेक्टिविटी नहीं करेगा, मतलब उसका कनेक्टिविटी बहुत कम है। तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से कनेक्टिविटी घटता है, और जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा करेगा, कंडक्टेंस कम करेगा। या उससे रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से कनेक्टिविटी घटता है, मतलब अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर रेजिस्टिविटी घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और कनेक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, ऐसे बोल सकते हैं, बस में ना। तो रेजिस्टिविटी को हम लोग बोलते हैं रो से, और रो का क्योंकि कनेक्टिविटी रेजिस्टिविटी दूसरे का उल्टा है, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दो। अभी थोड़ा सा इसको ऐसे देखो कि रेजिस्टेंस का उल्टा कर दोगे तो आ जाएगा कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दोगे तो आ जाएगा कंडक्टिविटी। कुछ बुक में इसको सिग्मा से लिखा होगा, कुछ बुक में इसको लेमडा से लिखा होगा, मैंने सिग्मा से लिखा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कनेक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी और कनेक्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कनेक्टिविटी ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। समझ बात ना। तो ये चीज़ को यहाँ मैंने रिलेट किया, तो उस हिसाब से आपके बगल में एक फॉर्मूला और बन जाएगा, ठीक। इसको उल्टा कर दो, आप एक काम करो, इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, सब कुछ उल्टा कर दो। 1/r 1/ρ और a/l, मैंने सबको उल्टा कर दिया, a/l मैंने सबको उल्टा कर दिया। 1/r क्या हो जाएगा, कनेक्टिविटी, 1/ρ क्या हो जाएगा, कनेक्टिविटी, और a/l। देखो कितना मज़ेदार है, अच्छे समझो। पहले मैं बात करता हूँ लेंथ का। लेंथ बढ़ाओगे, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन कनेक्टिविटी लेंथ उल्टा है, लेंथ बढ़ेगा तो कनेक्टिविटी घटेगा, क्योंकि लेंथ बढ़ने से अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो कनेक्टेंस तो कम होगा ना। देखो इसलिए ये यूनिवर्सली है, तो लेंथ का बढ़ने से ये बढ़ेगा लेकिन कनेक्टिविटी घटेगा। अच्छा, अगर लेंथ घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो लेंथ घटाओगे तो कनेक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि लेंथ घटने से वो अच्छी तरह कनेक्ट करेगा।
अच्छा एरिया बढ़ाओगे, जो एरिया फैलाओगे, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा, मतलब अच्छे से पास करेगा। लेकिन यहाँ एरिया बढ़ाने से कनेक्टेंस है ना, कि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट रहा है तो कनेक्टेंस बढ़ेगा ना, इसलिए कनेक्टेंस डायरेक्टली है, लेकिन ये मसली है क्योंकि एरिया के बढ़ने से रुकावट घटता है और पास ईजिली होता है, तो इसलिए कनेक्टेंस डायरेक्टली टू एरिया है। ठीक है, अब देखो कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो कनेक्टेंस भी ज़्यादा होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये घटेगा, क्योंकि इसका उल्टा रिलेशन है, दिस इज इक्वल टू दिस, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो कनेक्टिविटी क्या होगा, घट जाएगा, और कनेक्टिविटी घट जाएगा तो कनेक्टेंस भी कम होगा। लेकिन अगर रेजिस्टिविटी अगर घटेगा तो कनेक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, कनेक्टेंस बढ़ेगा तो कनेक्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक इजी टॉपिक था जिसको मैंने डिस्कस किया और ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने इस चीज़ को ड्राइव कर दिया। अब इस चीज़ को मैं लिखता हूँ यहाँ पर इस तरह से कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा तो कनेक्टिविटी क्या होगा, घट जाएगा, है ना। ठीक है, इसकी वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और कनेक्टेंस बेचारा क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब देखो कनेक्टेंस घट जाएगा तो करंट अच्छे से पास नहीं करेगा, बात खत्म। अच्छा दूसरा वाला कॉलम बनाते हैं, इसका उल्टा, टेम्परेचर अगर घटेगा, टेम्परेचर घटने से रेजिस्टिविटी कम होगा, मतलब कि रेजिस्ट करने का क्वालिटी घटेगा, रेजिस्ट करने का क्वालिटी घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी घटा है तो वो अच्छी तरह से कंडक्ट करेगा, तो कनेक्टिविटी ज़्यादा होगा तो कनेक्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये किसका इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट है टेम्परेचर का, इम्पैक्ट इसका है, ये इम्पैक्ट आपका टेम्परेचर का। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों ने सीखा और इसको अप्लाई भी करोगे होगा आप अच्छे से। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और बोल देता हूँ, मे बी आपके एग्जाम में बाय द वे आ जाए, ये जो रिलेशन आप देख रहे हो ये फॉर कंडक्टर है, सबके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। किसके लिए सर, फॉर कंडक्टर। अगर आपको सेमी कंडक्टर दे देगा तो रिलेशन उल्टा हो जाएगा, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने से ये वाला, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी घटेगा, कनेक्टिविटीज़ क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से रेजिस्टिविटी घटेगा, कनेक्टेंस बढ़ेगा और कनेक्टेंस भी बढ़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा चीज़, मतलब एक्सचेंज कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से जो यहाँ इफेक्ट आ रहा था उसका उल्टा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा। टेम्परेचर बढ़ोगे तो रेजिस्टिविटी घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगा, कनेक्टेंस बढ़ेगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बता दिया, इस को लिख कर रख लो, बाई चांस काम आ जाएगा। अब आ जाओ, अब यहाँ मैंने लिखा है कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है ये, रो का ही नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो का ही नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मैंने आपको उससे पहले दिखाया था कि आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है रो L/A। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर अगर रो को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, रो को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक काम करो, मैं लेट कर लेता हूँ, मैं ऐसा लेट कर लेता हूँ कि मैंने कंडक्टर किया, लेट अ कंडक्टर, मैंने कंडक्टर कंसिडर किया है और उस कंडक्टर का मैंने ऐसा दिखाया है कि बेचारे का लेंथ जो है, लेंथ जो कंडक्टर का है वो L = 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो A है वो हमारा मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस मटेरियल का, इस कंडक्टर का जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस का, जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसको मैंने रो मान लिया। इसका नाम रेजिस्टिविटी भी है और इसी का नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है, दोनों इसी का नाम है। क्लियर है। अब आगे आओ, इसमें देखो यहाँ पे बच्चा, मैंने अगर इसको लिखा R = रो L/A, R = रो L/A, तो बच्चा यहाँ से आप दिखाई देगा आपको कि रो तो मैंने ये रो रख दिया, L को मैंने 1 रख दिया और एरिया को मैंने 1 का स्क्वायर। तो ठीक है ना, ओके। तो ये R = क्या आ गया, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू भी 1, तो ये 1 क्या हो गया, कट गया, 1 कट गया। तो आपको पता चला कि R क्या है, R रो के बराबर है, R रो के बराबर। ये किसका R है, ये इस कनेक्टर का R है जिसका लेंथ 1 और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो रो किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया। तो एक्चुअली रो क्या है, रो रेजिस्टेंस के बराबर है, किस वायर का, जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले वायर का, 1 मीटर लेंथ वाले और 1 मीटर स्क्वायर वाले वायर का, 1 मीटर लेंथ वाले और 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वही रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी क्या है, एक्चुअली रेजिस्टेंस है 1 मीटर वायर का जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसको ही नाम क्या है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर दीजिए, इफ इट इज़ ए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ मतलब क्या हो गया, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, यहाँ दोनों लिया। ठीक है, एंड यूनिट एरिया मतलब क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सच दैट करंट इंटर एंड लीव द कंडक्टर फ्रॉम इट अपोजिट साइड, और इस तरह से कि वो करंट एक साइड से इन करे और इस साइड से निकल जाए, उसका लेंथ 1 मीटर स्क्वायर हो, एरिया स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ 1 मीटर हो और उसको जो भी रेजिस्ट करेगा वो उसका क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा। ये जो करंट निकल जाए ये एक्स्ट्रा डाला है, ये मेन पॉइंट नहीं, मेन पॉइंट इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
ठीक है, इतना ही होना चाहिए। फिर भी लिखा है अब सच डैट द करंट इंटर्स एंड लीव द करंट फ्रॉम इट्स अपोजिट साइड। सच डैट का मतलब इसलिए कि इतना भाई ज़्यादा वेरिएशन न हो कि करंट पास ही ना करे, है ना, लेकिन इस तरह से हो कि करंट इसमें से पास कर जाए, नहीं तो फिर तो इन्फिनाइट, अगर करंट पास ही नहीं करेगा तो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा कि उसका बोलेगा बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ा है एट द एंड लखनऊ को, यहाँ तक ही इसका मेन डेफिनेशन है। तो समझ में आइए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं और इसका डेफिनेशन की वजह से लिखा गया है। अब आ जाओ देखते हैं कंसेप्ट ऑफ कंडक्टेंस। मैंने आपको पहले बताया था व्हाट इज कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, तो उसी लिखा है द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो मतलब क्या, अगर रेजिस्टेंस को आप उल्टा कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका कंडक्टेंस। ठीक, कंडक्टेंस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं काम करता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ को बोलना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक, मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे मैंने लिख दिया कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हो गया सर, मैं एक लिस्ट बना के लिख दे रहा हूँ, रो एल बाई ए हो गया, और कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया सी इक्वल टू 1 मतलब कि 1/2 मतलब सिग्मा ए बाई एल, ठीक है, ओके, ये हो गया। अच्छा, इसका जो एरिया यूनिट होगा रेजिस्टेंस का होता है ओम, इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है ओम, ठीक है, और कंडक्टेंस का होता है ओम का उल्टा, कंडक्टेंस ओम का उल्टा है ना, तो 1/ओम मतलब ओम इनवर्स, इसको आप क्या लिखोगे, ओम इनवर्स, और ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स, ठीक है ना। ओके, तो बहुत सिंपल कहानी है, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। अब आएगा कंडक्टिविटी, है ना, इलेक्ट्रिक, अच्छा कंडक्टिविटी नहीं दिया है, देना चाहिए था, देता तो अच्छा होता, वैसे मैंने पढ़ा दिया, बुक में नहीं दिया होगा इसलिए मैंने पीपीटी में नहीं डाला, मैं लिख देता हूँ चीज़ों को। तो अब आ जाएगा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और यहाँ पे आएगा बच्चा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, समझ आ रहा है नहीं? तो देखो, तुमको मेन दिमाग में इस चीज़ को रखना है कि हर चीज़ को तुमको समझ के चलना है ताकि तुम चीज़ों को अच्छे से अप्लाई कर सको। अगर डेफिनेशन भी किसी चीज़ का है तो तुम अगर समझ के अगर याद करोगे तो वो तुमको ज़्यादा देर तक माइंड में रहेगा, लेकिन अगर तुम क्या अगर समझ नहीं रहे हो और उसको सोच रहे हो सीधा रट्टा मारेंगे तो भूलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो तुमको दिमाग में एक चीज़ रखना है कि चीज़ों को समझो, समझने के बाद याद करो ताकि तुम्हारे ब्रेन में बहुत लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ रहे। बहुत बच्चा पूछता है सर पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, भूलने का मेन कारण क्या है? तो भूलने का मेन कारण यही है कि आप जब भी किसी चीज़ को रट्टा मार रहे हो तो आपको दिमाग में वो चीज़ आता नहीं कि हो कैसे रहा है, आप डायरेक्टली इसको सिर्फ लर्न कर रहे हो, लर्न के डिपेंडेंट पर रहोगे तो मेमोरी का एक प्रॉपर्टी भी है कि कुछ दिन के बाद भूल जाता है, लेकिन समझ के रखोगे तो फिर वो भूलोगे नहीं, ठीक है ना, हमेशा के लिए माइंड में रहेगा, इसलिए समझ के करो, अच्छे सब कुछ याद रहेगा। अब यहाँ रेजिस्टिविटी को मैंने लिखा है, रेजिस्टिविटी को मैंने लिखा है, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी को आप क्या लिखोगे, ये रो ही तो रेजिस्टिविटी है ना, रो ही क्या है, रेजिस्टिविटी है, ठीक है, ओके। और इसका फॉर्मूला अगर लिखोगे तो हम लोग को पता है रो इक्वल टू क्या होता है, 1/c होता है, और c इक्वल टू क्या होता है, 1/रो होता है, उल्टा कर दो बस बात खत्म हो गया, यही तो होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसके बाद फिर क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, देखो यूनिट निकाल लो तुम थोड़ा सा, अगर आप जानते हो r इक्वल टू रो एल बाई ए है तो एक काम करते हैं, r का यूनिट तो ओम हो गया बच्चा, ओम हो गया, ठीक है, रो का मेरे को पता नहीं, लेंथ का मीटर होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, एक से एक चला गया तो रो का यूनिट आ गया ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ओह सॉरी, ओम इंटू मीटर, ठीक है ना, ओम इंटू मीटर, इसको बहुत बच्चा ऐसे भी लिखता है ओम मीटर, तो उसका क्या होगा, उल्टा कर देंगे, पर ओम पर मीटर, है ना, पर ओम पर मीटर, उसका उल्टा हो जाएगा, इसका यूनिट हो गया बच्चा ओम इंटू मीटर, या फिर आप लिख सकते हो इसको ओम मीटर, इसका क्या हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर लिख सकते हो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है ना। छोटा छोटा क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, देखिए अगला टॉपिक क्या है। अब यहाँ से आने वाला आपका मेन पोर्शन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट का प्रॉब्लम जो होता है टफ होता है और ये मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि इसमें से बहुत कुछ समझाने लायक बात है जहाँ से क्वेश्चन अच्छा आता भी आप लोगों को, ठीक है। चलो इसको हम लोग देखेंगे, ये सब टॉपिक हमारे पास ये पढ़ने के लिए है। चलो आगे आते हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। देखो अब क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अगर आप किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट पाथ को बोलते हैं, किसका, इलेक्ट्रिकल पाथ को, मतलब कि अगर किसी पाथ में करंट या चार्ज फ्लो कर रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एक कंप्लीट रूप होता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में आप क्या क्या देख सकते हो। तो पहले देखो क्या लिखा है, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, यानी क्या बताया, सर्किट क्या है, पाथ है किसका, करंट के पास होने का, कंडक्ट करने का।
अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट पैदा करता है, जैसे कि बैटरी, सोर्स ऐसा है सेल और बैटरी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अभी ध्यान दो, मैंने क्या किया, मार्केट से एक बैटरी खरीद के लाया, ठीक है। और बैटरी में देखना यहाँ पर एक सिरा होता है प्लस, एक सिरा होता है बच्चा माइनस होता है, ठीक है। बैटरी पे एक सिरा क्या होता है प्लस होता है, एक सिरे पे मान लो क्या होता है माइनस होता है। तो चलो मैंने मान लिया यहाँ पे, ऐसे 1 मिनट रुक जाओ, क्या यार हट ही गया, चलो ठीक है। तो ये बैटरी है, और इसमें एक सिरा प्लस है और एक सिरा माइनस है। तो अभी इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, और मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर किसी भी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो तो उसके अंदर एबिलिटी होता है कि वो चार्ज को पास करा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ खुला सा जगह है, यहाँ पे कहाँ पास कराएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक तार दे दिया, एक वायर दे दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ मैं, एक वायर, लेकिन वायर अभी यहाँ पे क्या है, खुला हुआ है। अब होगा क्या, अब ये बात एकदम अच्छे से समझना, बच्चा जो है वो जो चीज़ को जैसा सोच रहा है इलेक्ट्रिसिटी में वैसा हो नहीं रहा है। अभी अगर कोई तुमसे पूछेगा, किसी भी बच्चे से पूछेगा कि यहाँ इस दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो मैक्सिमम बच्चे का आंसर होता है पोटेंशियल डिफरेंस आगे ओम्स लॉ में आने वाला है, V = IR लिखा होता है। और चूंकि तार खुला हुआ है तो कोई करंट पास नहीं कर रहा है, और कोई करंट पास नहीं करेगा तो I 0 पुट करके बोलेगा V जो है 0 होगा, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ नहीं होगा। ये गलती होता है बच्चों से, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप ओम्स लॉ लगा करके गलत आंसर निकाल रहे हो, तो इसका मतलब क्या, ओम्स लॉ गलत है? नहीं, ओम्स लॉ गलत नहीं, उसका एक लिमिटेशन है कि आपको ओम्स लॉ लगाना कब है। आपको जब पता चल जाए कि ओम्स लॉ कहाँ लगाना है तो फिर गलती आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी एक बात ध्यान दो, मेरा एक छोटा सा बात का मैं आंसर देना कि अगर मेरे सामने एक प्लग है, जैसे कि वहाँ पे एक प्लग लगा, मैंने इसमें लाइट का एक यहाँ पे एक पिन डाला वहाँ पे, ठीक है। तो अभी उस होल्डर के अंदर में 2 होल है, उसमें मैं प्लग लगा रहा हूँ, तो प्लग लगाने से बल्ब जल जा रहा है। हो क्या रहा है, उस 2 होल के पास कुछ वोल्टेज है। उस वोल्टेज को जैसे सपोज कर मैंने यहाँ पे एक फिंगर इसमें डाल दिया, एक फिंगर दोनों में डाल के मैंने स्विच ऑन कर दिया, तो मुझे करंट लग जाएगा, ठीक है। करंट लग जाएगा, मेरे अंदर से करंट पास करेगा। तो करंट पास क्यों किया, क्योंकि मेरे दोनों फिंगर पे डेवलप हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब उस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, उसमें अंदर करंट पास होने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया जब कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वहाँ करंट पास करेगा। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जब मैं टच कर रहा हूँ कितना है। तो कॉमन सेंस, एक में प्लस है एक में माइनस है, ठीक है। एक में प्लस है एक में माइनस है। जस्ट इमेजिन कि मैं कुछ मान लेता हूँ प्लस माइनस को, मैंने इसको मान लिया +5 वोल्ट और मैंने इसको मान लिया -5 वोल्ट। अब आप ये मत बोलना कि वोल्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने वोल्ट आपको अच्छे से पढ़ाया। अगर किसी को दिक्कत है वोल्ट समझने में, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज डिफरेंस क्या है, तो आप मेरा लेक्चर 1 देखिए, एकदम इतना ज़बरदस्त तरीके से वोल्टेज को मैंने एक्सप्लेन किया है कि वोल्टेज को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम होने ही वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, वोल्टेज मैंने यहाँ पे एक में +5 एक में -5। अब मैं अगर किसी बच्चे से पूछूंगा कि बताओ डिफरेंस कितना है, तो फट से बच्चा आंसर बोलेगा 0 है, लेकिन नहीं, डिफरेंस 0 नहीं, डिफरेंस 10 है, क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच पोटेंशियल, ये यहाँ 5 का पोटेंशियल, यहाँ -5 का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होता है +5, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस करते हैं, और यहाँ -5, तो फिर ये +5 और ये -+5, तो कितना आ गया, 10 वोल्ट का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 10 वोल्ट का। और मैंने आपको अच्छे से बताया था 10 वोल्ट का मतलब होता है, 10 वोल्ट का डिफरेंस का मतलब होता है 10 जूल वर्क करेगा ये बैटरी 1 कूलम चार्ज पास करने में, इसका मतलब कि इन 2 पॉइंट के बीच अगर 1 कूलम चार्ज पास करेगा तो बैटरी को कितना काम करना पड़ेगा, 10 जूल काम करना पड़ेगा। और 10 जूल काम करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए, जो इसके पास है, और इसलिए काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ +5 है, चूंकि आपने इसको छू दिया, तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी में जितना वोल्टेज टच वहाँ पर रहेगा, टच करेंगे हमको उतना ही मिल जाएगा। जो वोल्टेज वहाँ पे हम टच करेंगे तो मेरे हाथ पे उतना ही वोल्टेज आएगा, मेरे फिंगर इस टिप पे उतना ही वोल्टेज आएगा, टिप पे। तो अगर ये +5 है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये +5 आएगा, क्योंकि इसने इसको टच कर दिया तो यहाँ +5 आ गया। लेकिन याद रखना, ऐसा तभी होगा जब इस वायर का रेजिस्टेंस हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, और हम लोग पूरे फिजिक्स में ऐसा मानते हैं कि वायर के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जो भी रेजिस्टेंस है अलग से आप रेजिस्टेंस लगाते हैं वो रेजिस्टेंस है, ये बल्ब का रेजिस्टेंस है, या फैन का रेजिस्टेंस है, या जनरेटर का, या हीटर का। वायर का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसा मानते हैं कि ये +5 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, +5। अच्छा,
अब यहाँ -5 है तो ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा -5, ठीक है। मैंने बताया आपको लिमिटेशन क्या है, ऐसा तभी होगा जब आपका वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, समझ गए बात को। तो यहाँ पे आ गया, लेकिन वोल्टेज डिफरेंस अब यहाँ पे कितना होगा, कोई पूछेगा आपसे तो आप ऐसे बोलोगे कि इस 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फिर करंट क्यों नहीं पास कर रहा है, क्योंकि तार खुला हुआ है, पास करने के लिए तो सर्किट क्लोज करना पड़ेगा ना। इसीलिए देखना होल्डर में हम लोग जो होल्डर जहाँ पे लगाते हैं, अगर होल्डर से तुम बल्ब निकाल दो, स्विच ऑन कर दो, होल्डर जहाँ पे बल्ब लगाते हो, जहाँ पे जिस जगह पे अगर स्विच ऑन कर दो तो वहाँ बल्ब तो है नहीं, अब आप होल्डर में हाथ रख दो तो आपको करंट लग जाएगा, मतलब कि पहले से वहाँ वोल्टेज डिफरेंस है, छूते ही करंट मार देगा। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल आप दूसरे से छुओगे तो करंट मार देगा, लेकिन जब यहाँ से स्विच बंद कर दोगे, छुओ तो करंट नहीं मारेगा। तो स्विच ऑन करने के बाद सपोज़ कर लो, थोड़ा देर के लिए सपोज़ कर लो मैंने यहाँ पे काट दिया, अब काट दिए तो ये कनेक्टेड नहीं है, अब नहीं होगा, अब छुओगे तो करंट नहीं, अब वोल्टेज डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं होगा, अब करो तो नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। तो अभी क्या होगा, इसको मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज करने से वहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंस क्रिएट होगा, तार कट जाएगा तो फिर तो खुल गया ना, वो फिर कैसे पास करेगा, फिर आप क्लोज कर दोगे दोनों हाथ से तो फिर आ जाएगा, एक तार से एक से नहीं हो, दोनों पूरा क्लोज होना चाहिए। तो अभी अगर सपोज मैं यहाँ पे ऐसे फिंगर रखूँगा यहाँ पर, तो ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से करंट मेरे इस फिंगर में आएगा और यहाँ से इसमें आएगा और फिर इससे मूवमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये जैसे टच करूँगा तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, कितना 10 वोल्ट का, लेकिन 10 वोल्ट का मैंने यहाँ पे क्या किया, फिंगर न रख करके मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, सपोज़ मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, एक बल्ब यहाँ पे मैंने एक लगा दिया, ठीक है। अब क्या हो गया कि करंट पास करेगा, यहाँ से एक करंट निकलेगा, करंट क्योंकि करंट को यहाँ पे हाई मिलन हाई और यहाँ लो, हाई से लो, हाई से लो, करंट कहाँ पास करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो प्लस वाला हाई है, -1 लो है, +5 हाई है, -5 लो है, तो ये करंट जल्दी जल्दी जा रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है और जा करके वायर के फिलामेंट से घूम करके फिर इधर चला जाएगा, वायर के फिलामेंट में घूम करके इधर चला जाएगा और ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो बात में आ गया। तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग कम से कम एक बैटरी दिखाते हैं, एक वायर दिखाते हैं, एक लोड मतलब कि जो भी पंखा, बत्ती, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो भी आप चलाते हो सब लोड कहलाता है, एक लोड दिखाते हैं। और बैटरी के अंदर कई बार बैटरी का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, बैटरी का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, तो बैटरी का रेजिस्टेंस भी दिखाते हैं। तो ये तो मैंने एक सिंपल डायग्राम बनाया है, फिजिक्स में ऐसा डायग्राम नहीं बनाया जाता है, फिजिक्स में सर्किट डायग्राम बनाया जाता है। देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल सर्किट है लेकिन सर्किट डायग्राम कैसा होगा, तो सर्किट डायग्राम बनाने का तरीका बच्चा कुछ ऐसा है। ये मैंने यहाँ पर बैटरी को ऐसे दिखाया, प्लस को बड़ा सिरा, मैंने इसको छोटा सिरा से बना दिया, और बैटरी से जब करंट पास करता है तो बैटरी के अंदर भी जब करंट पास करेगा तो बैटरी भी तो आइडियल थोड़ी है, वहाँ भी तो जब करंट इलेक्ट्रॉन वगैरह या चार्ज पास करेगा तो थोड़ा बहुत तो टकराएगा ही ना, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस बैटरी के पास भी होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो बैटरी के पास भी होगा। तो बैटरी के रेजिस्टेंस को हम कंसिडर कर रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो अभी भाई यहाँ पर बैटरी के बगल में एक छोटा सा ऐसे से बना दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, बैटरी में भी रुकावट है, रेजिस्टेंस है, 10 ओम हो, 20 ओम हो, 30 ओम हो, कुछ भी हो, उसके पास रेजिस्टेंस है, ओके ठीक है, रेजिस्टेंस है। अब क्या हुआ कि ये जा करके मैंने एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, तो बल्ब से कनेक्ट किया तो बल्ब में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, याद रहेगा, बल्ब में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो बल्ब ना दिखा के मैंने एक रेजिस्टेंस दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये तार को यहाँ मैंने ऐसे लाया, ऐसे क्या कर दिया, ऐसे इसको ऐसे क्लोज कर दिया, और कई बार यहाँ पर एक स्विच दिखा देता है, स्विच को आप क्लोज ओपन कर सकते हो, और ये रहा आपका एक सर्किट डायग्राम जो सुंदर सा दिख रहा है काफ़ी। ये रेजिस्टेंस को मैंने कैपिटल R बना दिया, इस रेजिस्टेंस को बैटरी के स्मॉल r बना दिया, बैटरी के पोटेंशियल को E बना दिया, E का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, है ना, 2 टर्मिनल्स ऑफ, जैसे टर्मिनल ऑफ द सर्किट यहाँ पे होगा, बैटरी का टर्मिनल ये होगी, ये टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और इसको हम लोग बोलते हैं EMF भी बोलते हैं, EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देखो नाम EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन एक्चुअली है ये क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, जूल पर कूलम, मतलब कि जूल या वर्क डन या एनर्जी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अगर एग्जाम में आपसे कभी भी पूछे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैक्सिमम बच्चा ये दिमाग से रिलेट करने लगता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अच्छा फोर्स है तो वेक्टर ही होगा, नहीं, सिर्फ नाम शाहरुख खान रख देने से शाहरुख खान नहीं हो जाएगा, अक्षय कुमार रख देने अक्षय कुमार नहीं हो जाएगा, अमिताभ बच्चन रख देने अमिताभ बच्चन नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। कौवा रहता है, मोर रहता है, अगर आप मोर को क्रॉ बोलोगे तो वो कौवा नहीं हो जाएगा, क्रॉ को अगर पिकॉक बोलोगे तो मोर नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी भाई यहाँ पे समझना, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर कूलम, मतलब स्केलर क्वांटिटी, नाम सिर्फ रखा गया इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
तो इलेक्ट्रोमोटिव फॉर स्केलर क्वांटिटी एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी को ही बोलते हैं। यहाँ पर ये एस स्विच है, अगर खुला रहेगा तो ओपन तार में करंट पास नहीं होगा, जब आप बंद कर दोगे इसको तो यहाँ से बच्चा क्या होने लगेगा, यहाँ से अच्छा खासा करंट पास होने लगेगा, इधर से इधर करंट पास होगा। और हम सबको पता है करंट पास होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही होता है। और एक्चुअली जो मेन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया वो कौन किया, बैटरी किया। अगर बैटरी नहीं होता, अगर ये बैटरी नहीं होता तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ही नहीं होता। तो यहाँ बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ करंट है, क्योंकि बैटरी अगर आप नहीं लगाते तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता तो चार्ज फ्लो नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिटिव चार्ज हो, कोई नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, चार्ज तभी फ्लो करता है जब उसको क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो ये एक मेन पॉइंट हो गया कि किसी भी चार्ज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो या चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है। देयरफॉर बैटरी, कई बार इसको बैटरी बोलते हैं, कई बार सेल बोलते हैं, एक रहेगा तो सेल होगा, कई ऐसा ऐसा डायग्राम को जोड़ दोगे तो बैटरी हो जाएगा। तो बैटरी और सेल में बेसिक डिफरेंस ये होता है, ये भी सेल है, और ऐसा बहुत सारा बना दोगे, जोड़ दोगे एक लाइन से तो बन जाएगा वो बैटरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो बैटरी हो या सेल हो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है वो सोर्स ऑफ करंट कहलाता है। तो यहीं पे लिखा है इलेक्ट्रिक सर्किट अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। ये क्या है, एक कनेक्टिंग पाथ है, कंटिन्यूअस कनेक्टिंग, मतलब जब तक रहेगा तब तक पाथ, मतलब करंट पास होगा इसमें से बिटवीन द टर्मिनल्स, टर्मिनल्स इसको बोलते हैं, बिटवीन दी टर्मिनल्स ऑफ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसके टर्मिनल पे है, सोर्स ऑफ, क्योंकि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, बैटरी है, और इसके टर्मिनल पे कौन है, ये पाथ कनेक्टेड रहता है। ए कंटिन्यूअस कनेक्टिंग पाथ बिटवीन, ये पाथ कहाँ से कहाँ होता है, दो सिरा पे, किसके सिरा पे, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब करंट का, ये पूरा पाथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है ना, यही चीज़ है। यहाँ से इस चीज़ को आप समझ गए, तो अब ऐसे आप समझ के याद करोगे तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है आप याद कर सकते हो, फिर कैसे पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, करंट कैसे पास हो रहा है, ये सब समझ सकते हो। अब आओ, अब आता है बात ओपन सर्किट का। ओपन सर्किट मैंने पहले बताया था, कुछ देर पहले ऐसे काट दिया था। अगर किसी भी सर्किट में अचानक कहीं पे कट लग जाए या कहीं जलने की वजह से वहाँ पे हट जाएगा वहाँ से तार, तो वो खुल जाएगा तो फिर क्या होगा, चार्ज हवा में थोड़ी पास करेगा। और ऐसे ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एयर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तार कटने के बाद वो हवा कंडक्ट में आ जाएगा, बीच से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है, बिकॉज एयर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच फ्लो ऑफ करंट स्टॉप। ये क्या है, एक सर्किट है जहाँ पे फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एन ओपन स्विच। इसके ऐसा क्यों होता है, कहीं पे कट लग गया हो या फिर स्विच ओपन हो, इस कॉल्ड एन ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। चलो मैं सर्किट बनाता हूँ और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रुप ए से आ सकता है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। देखो यहाँ पे ध्यान दो, सपोज मैंने ऐसे दिखाया कि यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ एक रजिस्टर है, ये एक सर्किट में दिखा रहा हूँ, और ये बैटरी, और ये बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ये एस, यहाँ पर ये एस, ठीक है, एस है। तो अभी ओपन सर्किट यहाँ पर है, यहाँ पे खुल गया तो करंट पास होना बंद हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ। ये कैपिटल रेजिस्टेंस, ये क्या है, स्मॉल रेजिस्टेंस, बहुत। अब होता क्या है, आमतौर पे बच्चों का सोच और हम टीचर्स का सोच थोड़ा मैच नहीं करता है कई बार, तो ध्यान दो क्या मैं बता रहा हूँ, कुछ बात को समझोगे। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ थोड़ा देख लिए इसको, +5 वोल्ट, तो ये क्या होगा, ये होगा -5 वोल्ट। मैं जस्ट इमेजिन करो, जो पहले मैंने माना था फिर मैंने वही माना है, ठीक, ये हो गया -5 वोल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ -5 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5 वोल्ट, -5, जिसको आप टच करोगे उतना ही आ जाएगा, टच करोगे आप उतना ही आ जाएगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर आप तो बोले थे ऐसा तब होता है जब कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो रेजिस्टेंस है ना सर, यहाँ तो रेजिस्टेंस है ना। तो एक बात समझो, रेजिस्टेंस है, बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को अपोज करना। जब करंट होगा ही नहीं तो वो अपोज किसको करेगा, इट मीन्स दैट अगर किसी सर्किट में करंट नहीं है तो रेजिस्टेंस हो के भी नहीं है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। एक सॉन्ग है ना, मिल के भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों, ये वही है। यहाँ हो के भी ये नहीं है, क्यों भाई, क्योंकि इसका काम करंट को अपोज करना है, करंट है नहीं तो ये जॉबलेस है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये किसको रोक रहा है, रोक ही नहीं रहा है, और जब रोक ही नहीं रहा तो रेजिस्टेंस नहीं है, समझ में बात ना। ठीक इसी तरह से यहाँ पर फिलहाल अभी ओपन सर्किट में इस सिस्टम में ये 0 कंसिडर होगा, और ये भी क्या कंसिडर होगा, 0, क्योंकि कोई करंट वहाँ से पास नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए भाई, अब क्या है कि ये +5 यहाँ तक क्या आ गया, +5। हाँ समझ गए, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि इन दोनों माथा पे कितना डिफरेंस है, दोनों माथा पे डिफरेंस अभी कितना डिफरेंस है,
10 वोल्ट का डिफरेंस है, लेकिन करंट पास नहीं कर रहा है क्योंकि तार क्या हुआ है, खुला हुआ है। जैसे लगाओगे करंट पास कर जाएगा। देखो ओपन सर्किट को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ओपन सर्किट को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हैं। मान लो कि स्विच लगा हुआ है, ये R है, ये अंदर का रेजिस्टेंस, ये स्विच है, और ये बैटरी का वोल्टेज को हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पर V भी दिखाते हैं, कई बार E भी दिखाते हैं, EMF भी बोलते हैं, PD भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो फिलहाल मैंने इसको V दिखा दिया, ठीक है। चलो अब वापस मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ जो है वो +5 भाई, यहाँ पे क्या है, एक मिनट रुक जाओ, आँख में कुछ चला गया मेरे, यहाँ पे क्या है, ये है +5, ये है +5 वोल्ट, और ये है -5 वोल्ट। +5 +5 +5 +5 +5 +5 यहाँ तक आ गया +5, -5 -5 माइनस 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 यहाँ तक क्या आ गया -5, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो यहाँ से डिफरेंस 10 वोल्ट का है। करंट क्यों नहीं पास कर रहा, क्योंकि खुला हुआ है, और खुले हुए तार में कोई करंट पास नहीं होता है। और ये रेजिस्टेंस लोग अभी हो के भी नहीं है, क्योंकि कोई करंट सर्किट में नहीं है, तो ये कोई काम नहीं कर रहा है, अभी जीरो रेजिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, जीरो रेजिस्ट कर रहा है। समझ के बाद तो ये हो गया आपका ओपन सर्किट। एक ओपन सर्किट में आपका करंट पास नहीं होता है। करंट क्यों नहीं पास होता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मैं समझाना नहीं चाह रहा हूँ कि सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है, यहाँ पर यहाँ है, पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, लेकिन करंट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ ओपन सर्किट। तो इन एन ओपन सर्किट करंट जीरो इसलिए होता है क्योंकि सर्किट ओपन होता है। तो इन एन ओपन सर्किट करंट इज इक्वल टू जीरो होता है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। आंसर होगा नहीं, वो जीरो नहीं होता है। करंट क्यों जीरो होता है, बिकॉज सर्किट इज ओपन, इसलिए करंट क्या होता है, जीरो होता है। बस पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ मौजूद है, जैसे क्लोज करोगे आ जाएगा करंट, है ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है तो फिर तो क्लोज करने के बाद भी करंट नहीं आता ना सर, समझ आता। क्लोज कर दो, डिफरेंस ही नहीं है तो कैसे करंट होगा। क्लियर हो बात। चलो अभी यहाँ पे स्लाइड को थोड़ा नोट करो यहाँ पे आप लोग, उसके बाद फिर मैं आगे इसके कराता हूँ ये पोर्शन। चलो ये हो गया, इसका ये नोट करना है, ये नोट करना है, ये नोट, ये और ये। नेक्स्ट स्लाइड देखो, अब आ गया आपका ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ जो है क्लास 10 आईसीएसई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको ओम्स लॉ से बन जाएगा, ठीक है, जो इजी वाला होता है। फिर आएगा सर्किट इक्वेशन, ठीक है। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स बता रहा है किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, चाहे वो वायर हो या बैटरी हो, कुछ भी हो, और सर्किट क्लोज है। इमेजिन करो, सपोज करो, बात समझो, मैं अच्छा से बात को समझना, कि अगर मैं एक सर्किट बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे एक सर्किट बनाऊं, ये बैटरी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी बात चल रहा है यहाँ का, मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, और ये पॉइंट, मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया A, और इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया B। अब मेरा बात बचा लो, अच्छे समझना, करंट यहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बैटरी से आ रहा है। अब A से B जाएगा। देखो उसके पहले भी करंट बहुत सारे पॉइंट को क्रॉस करके आया है, और अभी भी एक पॉइंट को क्रॉस करके जाएगा, लेकिन किसी पॉइंट के बीच डिफरेंस होगा, किसी पॉइंट के बीच डिफरेंस नहीं होगा। ये डिफरेंस कब होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं बता रहा हूँ एक बात को समझना, कोई भी जब करंट पास कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस तब तक नहीं होगा जब तक एनर्जी लॉस नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली कुछ नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी है, अमाउंट ऑफ, कैसे 10 वोल्ट लिख रहे हैं, 10 वोल्ट। अगर किसी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है तो इसका मतलब 10 जूल लॉस कर जाएगा उन दो पॉइंट के बीच अगर एक कूलम पास करेगा तो। लेकिन किसी का पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट है तो इसका मतलब हो गया वो एक भी जूल वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं करते एनर्जी खर्च नहीं होगा पर कूलम पे, ये मतलब होता है, ठीक है ना। तो अभी बात समझना कि यहाँ से यहाँ जब पास करेगा तो बीच में रुकावट आ गया, रेजिस्टेंस आ गया।
अब करंट अगर उस रुकावट से पास करेगा तो उसको तो काम करना पड़ेगा भाई, अरे जा भाई जा क्यों नहीं रहा है, ये रोक रहा है, ये भेज रहा है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जब आएगा तो इतना बड़ा दरिया क्रॉस करके आएगा, और इतना बड़ा दरिया क्रॉस करके आएगा तो उसका एनर्जी तो लॉस होगा ही, एनर्जी तो लॉस होना ही होना है सर, ठीक है ना। तो एनर्जी लॉस होगा, तो और यही ए से बी तक एक कूलम पास करने में जो एनर्जी लॉस हो जाएगा उसको बोलेंगे इन दो पॉइंट के बीच का बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसका मतलब ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि एनर्जी लॉस हुआ है। एनर्जी लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मतलब कितना एनर्जी लॉस होगा, तो ये दो चीज़ पे डिपेंड करेगा। ये जो V है दो चीज़ पे डिपेंड करेगा। पहला कि हमको कितना करंट पास करना है। सपोज करो दरिया क्रॉस करना है, दरिया एक ही आदमी क्रॉस करना है, दरिया दो आदमी क्रॉस करना है, दरिया तीन आदमी क्रॉस, जितना ज़्यादा लोगों को दरिया क्रॉस करना होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा अमाउंट करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा, है ना, पास में है ना। तो जितना मटेरियल पास करेंगे, मान लो कि यहाँ पे कुछ रुकावट है, आपको थोड़ा सा सामान भेजना है, आपको बहुत ज़्यादा सामान भेजना है, तो आप बोलेगा तो ऐसी रुकावट है, पर इतना सामान भेजना है, कैसे भेजेंगे? तो जितना ज़्यादा अमाउंट भेजोगे उतना ज़्यादा पास डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतना एनर्जी लॉस होगा। तो ये डिपेंड करेगा पहले करंट पे, करंट ज़्यादा होगा तो लॉस ज़्यादा होगा, लॉस ज़्यादा होने का मतलब कि ज़्यादा लॉस करेगा जूल पर कूलम पे, तो डिफरेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, ओके। अब दूसरा डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की, रुकावट कितना कर रहा है ना, रुकावट कितना कर रहा है उस पर। तो ये दो प्रोडक्ट हो गया आपका, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इसी का नाम है ओम्स लॉ। इसी का नाम क्या है बच्चा? ओम्स लॉ। यही ओम्स लॉ है। और ओम्स लॉ हमेशा किसी दो पॉइंट के बीच आप लगाओगे, किसी दो पॉइंट के बीच लगाओगे अगर रेजिस्टेंस और करंट है तो, अदरवाइज नहीं लगाओगे, बात खत्म, क्लोज सर्किट में। तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस क्या होगा, V = IR। चलो एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहीं पे बना देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल यहीं पे मैं बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। एक एग्जांपल मान लेते हैं इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2 ओम और जो करंट पास किया जा रहा है वो है 6 ओम। क्या है? 6 ओम। तो यहाँ का ये V कितना हो जाएगा, तो ये V हो जाएगा IR। I कितना है? 6। अच्छा I एक मिनट वो ओम है ना, I करंट है तो एम्पियर होगा ना, I क्या हो जाएगा? 6 एम्पियर, ओके। तो V = होगा IR, I है आपका 6, R है आपका 2, तो ये आ गया 12। यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट। वोल्ट मतलब कि 12 जूल पर कूलम। इसका मतलब कि यहाँ डिफरेंस 12 वोल्ट का है, तो एक कूलम पास करने में 12 जूल खर्च होगा। अगर 10 वोल्ट होगा तो एक कूलम पास करने में 10 वोल्ट होगा। अगर 25 वोल्ट होगा तो एक कूलम पास करने में 25 जूल खर्च होगा। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज खर्च हो, डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा खर्च होगा। जितना बड़ा दरिया पास करेंगे उतना ज़्यादा, ठीक है ना, खर्च ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपका डिफरेंस पे डिपेंड कर, जितना ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा होगा खर्च भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब अगर मान लो थोड़ा देर के लिए कोई बच्चा बोले कि सर यहाँ से यहाँ तक क्या डिफरेंस होगा, तो यहाँ से यहाँ कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आर आप 0 पुट करोगे तो V क्या आ जाएगा? 0। मतलब यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ आने में कोई खर्च नहीं होगा, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो मतलब अगर ये A है तो वो A ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे चेंज क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर वो घट गया है, घट के वो A से क्या हो गया? B हो गया। यहाँ पे हाई वोल्ट है, यहाँ पर लो वोल्ट है। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? तो देखो यहाँ पे ओम्स लॉ, इसका डेफिनेशन क्या लिखा है यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के हिसाब से द करेंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी कंडक्टर, यहाँ पे कंडक्टर मतलब कि दो पॉइंट के बीच कंडक्टर, क्योंकि ये हर जगह पूरा एक बार अप्लाइड ऐसा नहीं कर रहे हम लोग, मैंने पॉइंट के लिए आपको सिखाया है। तो ये यहाँ पर ये कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। इसमें जो करंट पास होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। करंट और पोटेंशियल रिलेशन क्या डायरेक्टली है, मतलब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, या करंट ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, बात एक ही है, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड provided the physical condition and the temperature of the conductor remain same। और यहाँ पे क्या चीज़ समझना चाहिए कि फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर वगैरह सब सेम होना चाहिए। मतलब कि इनडायरेक्टली ओम्स लॉ आपको ऐसा इक्वेशन नहीं दिखा रहा है, ओम्स लॉ आपको ऐसा इक्वेशन दिखा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली टू करंट। According to Ohm's law, the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, provided the physical condition and the temperature of the conductor remain same। यहाँ physical condition मतलब हो गया जैसे कि मटेरियल, आपका मटेरियल कैसा है, ठीक है, और टेम्परेचर आपका कैसा है, कंडक्टर रिमेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सेम टेम्परेचर पे सेम मटेरियल के लिए
ये V डायरेक्टली टू क्या होगा, I होगा। जितना डिफरेंस बढ़ाते जाओगे I बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि डिफरेंस बढ़ाने से अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज ज़्यादा होगा। ज़्यादा चार्ज अगर वर्क डन होगा तो आपके पास ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी होगा तो करंट अच्छे से होगा, ज़्यादा एनर्जी नहीं होगा तो करंट अच्छे से नहीं होगा। या इनडायरेक्टली बोल सकते हो ज़्यादा करंट पास करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी मतलब क्या होगा, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। समझ में आया बात आपको? तो यहाँ से आप हटाओगे, जब भी कोई साइन हटाते हो प्रोपोर्शनल का, तो वहाँ से आपको क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट आया है वो R है, वो जिसका नाम रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। मतलब वोल्टेज का डिफरेंस दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक कितना करंट पास कर रहे हैं और उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है। और अगर फिजिकल कंडीशंस और प्रॉपर्टी और टेम्परेचर सेम है तो फिजिकल कंडीशन सेम रहेगा तो R सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा तो R सेम रहेगा, तो V भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर मान लो मटेरियल आप चेंज कर दोगे, चेंज मटेरियल करने से R चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करने से R चेंज हो जाएगा, तो फिर वोल्टेज भी आपका चेंज हो जाएगा। इसीलिए बोला है कि फिजिकल प्रॉपर्टी और आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर सेम होगा तो V और I का डायरेक्टली रिलेशन है, मतलब वो सिर्फ VI पे डिपेंड करेगा और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया बात? तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ। अब आते हैं ओम्स लॉ के बाद आपके यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। हम समझा चुके हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी है दो पॉइंट के बीच में। When no current is drawn from a cell, जब कोई करंट पास नहीं कर रहा है सेल से, is in open circuit, the potential difference between the terminals of the cell is called EMF of the cell। मैंने क्या बताया था, याद करो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर क्या किया था, सुनो। यहाँ पर कोई करंट पास नहीं कर रहा था, ओपन था ना ये, देखो कोई करंट यहाँ पे पास नहीं कर रहा था। तो इस टर्मिनल के बीच में यहाँ से यहाँ तक क्या डिफरेंस है, या फिर यहाँ क्या डिफरेंस है ना, क्या डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, क्या डिफरेंस है बोलो। या फिर चलो एक डायग्राम ऐसा बना लो, चलो एक डायग्राम ऐसा बना लो, यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर ये कितना है, +5 +5 +5 +5, तो ये भी क्या होगा +5। ये कितना -5 -5 -5 -5 -5 -5, ये भी क्या होगा -5, है ना। तो ये पूरा इसको टर्मिनल बोलते हैं, बैटरी का टर्मिनल। यहीं से तार ला के जोड़ देते हैं। ये पूरा बैटरी है, देखो देखो देखो, अभी आराम से देखो, समझो अच्छा से। ये पूरा बैटरी है, स्विच को हम अंदर नहीं लेना चाहिए था लेकिन चलो बना दिए, चलो यहाँ पे चलो बाहर कर देते हैं। बैटरी है, ये बैटरी है, एक तार यहाँ से यहाँ जोड़ दिए, एक तार यहाँ से यहाँ जोड़ दिए, है ना। यही टर्मिनल से हम उठाएंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, सिर्फ टर्मिनल बोलते हैं जहाँ पे तार जोड़ते हैं। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, जितना डिफरेंस यहाँ पे होगा उसको उतना ही मिलेगा। तो देखो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये -5 है तो यहाँ भी क्या -5 होगा। तो इस बैटरी के टर्मिनल पे कितना डिफरेंस है, 5 वोल्ट। चूंकि R का कोई काम नहीं है, R कोई काम नहीं है, नहीं तो अगर R का कुछ काम होता तो R कुछ न कुछ लॉस कर देता, तब यहाँ -5 तो यहाँ -5 नहीं आता, तब क्या आता, क्योंकि R लॉस कर देता। लेकिन अभी R कोई काम नहीं है, तो मैंने क्या, जब भी कोई R को पास करता है तो पोटेंशियल घट जाता है या बढ़ जाता है, ऐसा कुछ होता है ना, या घट जाता है R को पास करने से। अभी मैंने ओम्स लॉ में यही सिखाया आपको, जब R को क्रॉस करोगे, आप R को क्रॉस करोगे, कहाँ गया, R को क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल घट गया, इधर से क्रॉस करो तो घट जाएगा, इधर से क्रॉस करो तो बढ़ जाएगा। तो R को क्रॉस करने से या तो घटता है या तो बढ़ता है, लेकिन कब, जब करंट पास करेगा। लेकिन यहाँ पर देखो अभी कोई करंट नहीं है तो यहाँ पे -5 है तो यहाँ -5 ही रहेगा। और अगर यहाँ करंट होता तो ये पोटेंशियल यहाँ पे घट जाता या चेंज हो जाता, तो यहाँ -5 तो यहाँ -5 नहीं होता, क्या होता, बात का बात है। तो अभी टर्मिनल पे हम लोग बैटरी के टर्मिनल से उठाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो यहाँ पे रहेगा वही हमको मिलेगा। तो अभी यहाँ पे R कोई काम नहीं है, यहाँ +5 तो यहाँ -5, तो यहाँ 10 वोल्ट, तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, 10 वोल्ट, जो कि यहाँ पे 10 वोल्ट मिला है ना। यहाँ क्या मिला हमको, 10 वोल्ट मिला, इस जगह पे हमको 10 वोल्ट मिला, ये पूरा हाथ इसको। तो टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है, ये टर्मिनल का पोटेंशियल एग्जैक्टली वही है जो बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी कितना है 10 वोल्ट। तो EMF क्या है, बैटरी के टर्मिनल का पोटेंशियल है, कब, जब करंट पास नहीं कर रहे हैं तब। करंट पास कर देंगे तो यहाँ कुछ और हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये R काम में आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो चेंज कर देगा। तो वही चीज़ बताया यहाँ पर। अगर बात करें तो व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज इन ओपन सर्किट में द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड द EMF ऑफ सेल। अगर शॉर्ट में बात करो, बैटरी का पर्सनल पोटेंशियल, सिर्फ जहाँ रेजिस्टेंस कोई काम नहीं है, सिर्फ उसका अपना, जो ऐसे यहाँ पे लिख रहे हो, इसको भी बोल सकते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी बोल सकते हो। देखो ये क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, ये क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, इसको भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बैटरी का ऑन पोटेंशियल को बोला जाता है। आ जाओ, अब आके आ सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, ये 2 बार लिखा गया, एक डेफिनेशन और लिखा है। The EMF of a cell is defined as the energy spent per unit charge, जो हम समझाएं आप लोग को, 1 कूलम चार्ज पास करने में जो एनर्जी खर्च होता है उसी को बैटरी का EMF ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, इसको देखें, अब इसको समझ गए। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द EMF ऑफ द सेल। अब किस किस फैक्टर पे बैटरी का टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है। पहला बात, कैसा बैटरी खरीद के ला रहे हो आप मार्केट से,
कितना वोल्ट का बैटरी है, कैसा क्वालिटी का बैटरी, किस कंपनी का बैटरी, सब बोलते हैं ना। तो देखो यहाँ पे वही सब चीज़ को दिखेगा आपको। द EMF ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला, द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, है ना, मतलब कि आप जो बैटरी के अंदर जो केमिकल यूज़ करते हो तो ठीक ही है, लेकिन मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है तार होता है, ऐसे जो लगाते हैं इलेक्ट्रोड प्लेट होता है, वो प्लेट कैसा है, तो नेचर द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, अगर मटेरियल इलेक्ट्रोड का बहुत घटिया किस्म का होगा तो उस जगह से करंट को या चार्ज को पास करने में बहुत रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा और बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब इंटरनेशनल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोड दो प्लेट है जहाँ से आप चार्ज को पास कर रहे हो वो अच्छा मटेरियल का होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, तो आप अच्छे से उसमें से करंट पास करोगे और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑन अपना कम होगा, तो उस पर डिपेंड करेगा। फिर दूसरा क्या कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं, जिसके मतलब आयंस, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग करंट को पास करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ कैसा कर रहे हैं, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करोगे तो अच्छा होगा करंट और रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर अच्छा मटेरियल आप यूज़ नहीं कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, करंट आपका कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होगा, बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है बैटरी के बारे में। चलो ठीक है, हो गया, ये समझ गए। अब आता है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल। यहाँ से आपको जो है थोड़ा डिटेल में समझना होगा और अच्छे से समझना होगा कि ये क्या चीज़ है, और इसके बाद ऑलमोस्ट जो है चीज़ है वहाँ पे क्या हो जाएगा। एक मिनट रुको, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, इसके बाद ये पोर्शन जो है इंटरनेशनल ऑफ सेल आ जाएगा, फिर इसके बाद फैक्टर फैक्टिंग इंटरनेशनल ऑफ सेल आ जाएगा, फिर ये पोर्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन। अब आपको मेनली यही समझना है। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल ये अलग से टॉपिक है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। अभी कुछ देर पहले क्या बोला कि अगर करंट पास नहीं कर रहे हैं या ओपन सर्किट है तो जो टर्मिनल में वोल्टेज है वही EMF है, लेकिन जब सर्किट क्लोज कर देंगे तो टर्मिनल वोल्टेज और EMF में दोनों में आपका है जो फर्क आ जाएगा। अब ये जो फर्क है इसको समझने के लिए इसका डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे, पहले मेरा बात समझो, उसके बाद हम इसके डेफिनेशन पे जाएंगे। देखो तुम समझो अच्छे से बात। यहाँ पे ये आप एक बैटरी दिखा रहे हो और मान लेते हैं हम एक बैटरी ऐसा मान लीजिए जहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं ऐसा मान लिया, ठीक है, और करंट भी पास कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, ठीक है, R है, और ये EMF E है, और इसको थोड़ा देर के लिए हम बोल रहे हैं कि 10 वोल्ट है, मतलब +5 -5 जैसा मान रहे तुम लोग पहले से, +5 और -5, +5 और -5, ओके। तो ये +5 तो ये भी क्या हो जाएगा, +5, और ये -5 तो ये भी क्या हो जाएगा, -5। देखो एक्चुअली ये है हम लोग का टर्मिनल जहाँ से हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का एक सिरा यहाँ पे ला कर रखे, एक सिरा यहाँ पे ला कर रखे। तो चूंकि यहाँ पे +5 तो रेजिस्टेंस कितना मिला, +5 मिला, और यहाँ माइनस, यहाँ क्या मिला, -5 मिला। इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस के पास भी क्या पहुँच गया, +5 पहुँच गया और -5 पहुँच गया। और अभी हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े कि किसी रेजिस्टेंस के पास जो यहाँ पोटेंशियल होता है उसको लोग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। और ये जो है +5 -5 ये 10 वोल्ट हो गया, जो कि E बोलते हैं। तो इसका मतलब कि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, E है, E है, और E भी 10 है और V भी 10 है। तो ऐसे केस में टर्मिनल का वोल्टेज वही है जो बैटरी का है, समझ रहे हो। टर्मिनल का मतलब ये भी टर्मिनल का वोल्टेज है, V क्या हो गया, टर्मिनल, क्योंकि इसी से कनेक्टेड ये टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है। तो जो V है वही E है, तो V एक तरह से यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज, जो कि बैटरी के बराबर है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पापा कुछ काम करते हैं और उससे वो कुछ पैसा इनकम करते हैं। अब इनकम करने के बाद वो दो काम कर सकते हैं, एक जो पैसा दिन भर वो कमा रहे हैं उसमें से कुछ अपना कुछ खाए पिए और जो बचा घर में दे दिए, ये कर सकते हैं। या ऐसा कर सकते हैं कि पापा जो दिन भर में कमाए वो एक भी रुपया, एक पैसा भी खर्च नहीं किए, पूरा घर में दे दिए, है ना। तो ऐसे पापा होंगे आइडियल पापा, कि मतलब वो कुछ भी अपने में खर्च नहीं करते हैं, एकदम दिन भर कमाते हैं और एक पैसा नहीं खर्च करते, पूरा पैसा लाके घर में दे देते हैं, है ना। तो ये ऐसा ही हो गया कि यहाँ पे इस बैटरी का अपना कोई खर्च नहीं है। यहाँ पे 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट तैयार है देने के लिए, और पूरा का पूरा 10 वोल्ट यहाँ पे दे दिए कैपिटल R को। अभी चूंकि ये अकेला है, इस बैटरी से कोई और लेने वाला है नहीं, तो ये पूरा 10 वोल्ट ये ले लिया, क्योंकि V = 10 वोल्ट है, V = E के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया बच्चा मेरा कि V जो है 10 वोल्ट है और E भी है 10 वोल्ट है, मतलब जितना बैटरी का वोल्टेज है वो पूरा वोल्टेज वो R लेके बैठा हुआ है। तो ऐसे केस में टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल, ये हो गया। अब हम क्या किए, हम यहाँ पर ऐसा मान ली कि ये एक और पापा हैं जिसके पास बेचारा का कुछ खर्च है, कुछ तो हल्का चाय नाश्ता खाना पीना तो कुछ तो करेंगे, तो हल्का से यहाँ अपना भी खर्च है। ये अपना खर्च मतलब अपना लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट पर कूलम चार्ज पे, पर यूनिट चार्ज पे। अब मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा मान लिया +5 और इसको मान लिया मैंने -5, और बच्चा यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है R ओम और ये रेजिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है।
अब आप सोचोगे कि ये टर्मिनल यहाँ पर 10 होगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अब देखो मेरा बात अच्छे से समझो, ओम्स लॉ क्या बोलता है। यहाँ से करंट पास कर रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये गया करंट, यहाँ आया और वापस अपने सर्किट में लौट गया, अपने बैटरी में लौट गया। तो यहाँ पे जो वोल्टेज लॉस हुआ होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज लॉस हुआ होगा, यहाँ जो वोल्टेज लॉस हुआ होगा, वोल्टेज मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मान लो यहाँ से जस्ट मैंने इमेजिन कर लिया कि मैं यहाँ से 1 कूलम चार्ज ही भेज रहा हूँ, तो 1 कूलम चार्ज भेजने पे यहाँ पे कुछ ना कुछ काम धाम हुआ होगा जिसको मैंने भी बोल दिया। और वही 1 कूलम चार्ज जब यहाँ से पास करेगा तो उस 1 कूलम चार्ज को पास करने में यहाँ भी एक रेजिस्टेंस, यहाँ भी उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो मैंने इसको मान लिया भी डैश। ठीक है, तो अब घर खर्च हो या अपना पॉकेट खर्च हो पापा का, वो दोनों खर्च अपने कमाई से करेंगे। बैटरी एक्चुअल इनकम है, बैटरी के एक्चुअल इनकम है। इसका मतलब कि जो भी आप घर में पर कूलम पे खर्च कर रहे हैं या पापा जो है पर कूलम पे खर्च कर रहे हैं, ये सब खर्च आप कमा के करते हो। कमा के मतलब बैटरी से करते हो। समझ में आया? क्लियर हो गया? क्योंकि जब भी बात वोल्टेज का होता है तो वोल्टेज का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी पर कूलम चार्ज पे। तो अब देखो यहाँ पे आपका जो ये मैंने इक्वेशन लिखा है, ये बहुत कुछ बोल रहा है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है देखो, द टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज ऑफ ए सेल इज the terminal voltage of the cell is defined as the work done per unit charge, work done per unit charge। तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये भी क्या है? भी ये टर्मिनल है, यहाँ से जो उठेगा यहाँ से ये इसको मान लिया A, इसको मान लिया B। यहाँ से जैसे यह था A, ये था B, A यहाँ पे +5 है, B -5 है। ठीक है, तो ये R एक टर्मिनल यहाँ टच किया, एक टर्मिनल यहाँ टच किया, और ये बच्चा मेरा जो है ये पूरा का पूरा बैटरी है, ये पूरा का पूरा बैटरी है। बैटरी से एक यहाँ से कनेक्ट कर दिए, एक यहाँ से कनेक्ट कर दिए, एक A से बैटरी का और एक B से बैटरी का कनेक्ट करके ले गया। तो ये जो भी है वो किससे कनेक्ट हो रहा है? ये भी कनेक्ट हो रहा है इससे। तो जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही मिलेगा उसको। पहले यहाँ का वोल्टेज एकदम बैटरी के बराबर था तो पूरा बैटरी के बराबर मिल गया। अब यहाँ का वोल्टेज बैटरी के बराबर नहीं होगा क्योंकि पापा का जो इनकम आ रहा है ये पूरा उसको नहीं मिलेगा, कुछ पापा अपना खर्च कर लेंगे तो उसको घटा कर मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको आप लिख सकते हो कि जो टर्मिनल का वोल्टेज भी है वो पापा के इनकम में से पापा का कुछ अपना खर्च भी है, उसको खर्च करके जो बचेगा वो उसको मिल जाएगा। पास में आया? पापा का 100 रुपये कमा रहे हैं तो 30 रुपये खुद में खर्च कर रहे हैं, 70 रुपये घर में दे देंगे। तो घर को ये टर्मिनल से मिल रहा है, इस पॉइंट से मिल रहा है। अब बोल रहा है कि द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये क्या है? ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो यहाँ से वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना? ओके, और work done per unit charge is carrying a positive test charge around the circuit connected across the terminal of cell। ये किसके बराबर है? अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो कर रहा है सेल में वो उसके बराबर है। यहाँ पे तो थोड़ा सा डेफिनेशन तुम लोग क्लियर नहीं हो रहा हो क्योंकि इससे वो पूरी तरह से कनेक्ट नहीं किया है। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड द सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। मतलब कि टर्मिनल मतलब कि यहाँ से यहाँ तक एक कूलम चार्ज को पास करने में, यहाँ से यहाँ तक बोलो या यहाँ से यहाँ तक, बात एक ही है। क्योंकि अगर जो वोल्टेज यहाँ होगा वही यहाँ होगा और जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं। ए 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 बी 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 है ना, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा। तो यहाँ का डिफरेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस हो गया भी। तो यहाँ से 1 कूलम चार्ज पास करने में जितना वर्क करेंगे, वोल्टेज तो यही फॉर्मूला यही था ना सर, वोल्टेज का तो फॉर्मूला यही था। वोल्टेज क्या था? अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही ना था? अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को हम यहाँ ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम लोग को मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका V इक्वल टू E और माइनस V डैश, ये मैंने लिख दिया। और V क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ का V डैश क्या है? यहाँ का अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और बैटरी का E क्या है? बैटरी का E टोटल का वर्क डन, टोटल का वर्क डन, टोटल का वर्क डन पर यूनिट चार्ज। टोटल वर्क डन तो बैटरी कर रहा है ना, टोटल वर्क डन तो बैटरी कर रहा है। इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया। कई बुक में ये इक्वेशन डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, ये इक्वेशन कुछ ऐसे लिखा है। बैटरी जो टोटल काम कर रहा है वो 2 काम कर रहा है। बैटरी जो टोटल काम कर रहा है वो 2 चीज़ पे काम कर रहा है। एक यहाँ से चार्ज पास कराने के लिए जिसको हम बोले हैं W, और एक खुद में से चार्ज पास करने के लिए। यहाँ देखो, बैटरी जो टोटल काम करेगा, पूरा चार्ज यहाँ से गया, पूरा टोटल काम किया, चार्ज यहाँ से गया घूम के पूरा वापस यहाँ आ गया।
तो बैटरी दो जगह काम किया, एक इस जगह रेजिस्टेंस क्रॉस करने के लिए, एक इस जगह रेजिस्टेंस क्रॉस करने के लिए। काम मतलब वर्क डन। तो टोटल वर्क डन बाय द बैटरी दो जगह पे हो रहा। बैटरी जो भी काम करता है, बैटरी पापा जो भी कमाते हैं वो खुद में खर्च करते हैं, खुद के लिए काम करते हैं और अपने परिवार के लिए काम करते हैं, दो चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो बैटरी जो भी टोटल वर्क कर रहा है वो अपने घर के लिए कर रहा है, साथ में अपने पर्सनल खर्च के लिए कर रहा है ना। तो टोटल घर का खर्च और अपना पर्सनल खर्च मिला के पापा का टोटल काम हो गया, ठीक है। अब वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज होता है। तो वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये हम अच्छे से ड्राइव कर चुके हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। जहां का काम करोगे वहीं का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो चलो अभी वर्क डन क्या चीज का, टोटल वर्क डन कौन करेगा, बैटरी कितना चार्ज भेज रहा है, मानो थोड़ा के लिए क्यू चार्ज भेज रहा है, कितना चार्ज भेज रहा है, क्यू चार्ज। जस्ट इमेजिन कि बैटरी क्यू चार्ज भेज रहा है, लेट क्यू चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मैंने यहाँ पे क्यू दिखा दिया, ठीक है। तो कोई भी वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, जो भी चार्ज और कितने डिफरेंस पे। तो ये काम कौन कर रहा है, बैटरी कर रहा है। तो चार्ज कितना भेज रहा है, बैटरी क्यू भेज रहा है। किससे कर रहा है, खुद कर रहा है। खुद का पोटेंशियल डिफरेंस, खुद का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी है ना। खुद का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ई लिख दो, मैंने यहाँ पे ई लिखा है। खुद का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई। ओके अब यही चार्ज जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से चार्ज पास करेगा। तो यहाँ से जब चार्ज क्यू चार्ज पास करेगा तो कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन कितना होगा, जो चार्ज पास किया वो चार्ज, और डिफरेंस कितना है यहाँ पे भी है, तो ये भी, ठीक है। प्लस अब वही चार्ज क्यू कूलम यहाँ आएगा तो यहाँ से पास करेगा, तो वर्क डन कितना होगा, इन दो पॉइंट के बीच कितना काम करना है, धक्का मार के भेजना पड़ेगा, क्या होगा, चार्ज। और डिफरेंस कितना माने यहाँ पे, भी डैश। क्यू कॉमन निकल के कट गया तो क्या आ गया, E इज इक्वल टू V प्लस वी डैश। ऊपर इक्वेशन नीचे आ गया। ये क्यू कूलम के लिए था, ये एक कूलम के लिए। क्यू कूलम के लिए भेजेगा तो वर्क डन, एक कूलम के लिए भेजेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस, यही ना पढ़े थे। क्यू की जगह पे 1, यहाँ पे क्यू की जगह 1 पुट कर दो तो वर्क डन किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन के बराबर आएगा, कब, जब एक कूलम के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय चार्ज। दोनों, ये भी सही ये भी सही, जिससे अच्छा लगे। हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए थे क्योंकि हमको तो फिजिक्स आता है इसलिए लिख दिए थे। अगर आप भी सीख जाओगे तो आप भी इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, हो गया। तो ये इज इक्वल टू क्या आ गया, भी प्लस बी डैश आ गया। और हमको निकालना है भी, क्योंकि भी एक्चुअली यहाँ का टर्मिनल डिफरेंस है। ये भी जो है, भी यहाँ से उठ रहा है, यहाँ का भी, ये भी है, ये भी है, तो ये भी होगा क्योंकि ये टच कर रहा है इसको, तो जो यहाँ पे होगा वही होगा। ये भी है, ये ई है और ये भी डैश है, समझ में आया ना। तो ये भी कितना होगा भाई, ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, तो ई में से जो खर्च करके बचेगा वो भी होगा और वही इसको मिलेगा, है ना। तो इसको लिखते हैं, तो भी कितना होगा, भी हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे लिख देते हैं भी क्या है, भी है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ई क्या है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब कि बिना इंटरेक्शंस का अपना ओन उसका पोटेंशियल डिफरेंस। और भी डैश क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप, लॉस इन पोटेंशियल, क्योंकि ये भी डैश पापा लॉस कर दिए अपना खर्च में, पान पुड़िया मसाला में खर्च कर दिए, लॉस हो गया। मम्मी बोली अरे आप तो सुने हैं कि आप बोले थे कि सुबह में 300 रुपये कमाए हैं, तो 30 रुपये कहाँ गया। पापा बोले 30 रुपये हम थोड़ा खा पी गए, बर्बाद कर दी 30 रुपये, घर में ले आते तो उसका कुछ बना के खिला देते। तो ये क्या हो गया, इंटरनल लॉस है, बैटरी कुछ अपना भी खर्च है, इसको बोलते हैं लॉस वोल्ट। कई बार इसको पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं, इतना पोटेंशियल गिर गया, घट गया, पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप भी बोलते हैं इसको, वोल्टेज ड्रॉप, सब इसी का नाम है। जब भी लॉस और ड्रॉप का बार है तो यही है, ठीक है ना। ये हो गया आपका कहानी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम आगे चलते हैं, थोड़ा अच्छे से और इसको समझाते हैं, थोड़ा आगे लिखते हैं। ये हम लोग का था सर्किट, ये जिसको हम लोग बोल रहे थे आर, ठीक है, ये होता है, और ये हुआ बैटरी, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। और हम दिखा रहे थे कि ये जो बैटरी है, 1 मिनट, माइक चल ऑन है ना, हाँ चलो माइक ऑन है, हेलो माइक चेक, बच्चों लोग आवाज़ आ रही है आप लोगों को, हाँ चलो माइक ऑन है, कोई इशू नहीं है। पता चले इतना मेहनत से टॉपिक पढ़ाओ, अगर माइक ऑफ रहेगा तो फिर दोबारा मेहनत करना होगा। ये बैटरी है, अब बैटरी का यहाँ पर सिरा है, यहाँ पे जोड़ते हैं हम लोग, तो ये हो गया टर्मिनल्स, ठीक है। अब टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग बोलते हैं भी, तो मतलब ये जो होगा ये भी वही होगा और ये जो होगा ये भी यही होगा। जस्ट इमेजिन कि मैंने इसको ए माना तो ये भी ए होगा, ये बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये इससे कनेक्टेड ए, ये इससे कनेक्टेड है बी, तो ये भी बी हो गया। और ए से लेके बी के बीच का, ए से लेके बी के बीच का डिफरेंस को माना हम लोगों ने भी, तो ये भी क्या है, ए से बी के बीच का डिफरेंस क्या है, ये भी है। तो ए से लेके बी के बीच क्या है, इसको तुम भी बोल सकते हो, चाहे यहाँ बोलो भी या यहाँ बात एक ही है। और यहाँ पर ये ई है, ये ई है, और ये यहाँ पे जो खर्च हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो खर्च हो रहा है इंटरनेशनल्स में, वो है वी डैश, ठीक है, वी डैश है। तो
हम लोग का इक्वेशन आया था v इज इक्वल टू ई माइनस वी डैश, v इज इक्वल टू ई माइनस वी डैश। अब देखो मेरा बच्चा, हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से v इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ का भी क्या होगा। अब अगर करंट यहाँ से मेरा बच्चा पास कर रहा है आई, ठीक है, आई करंट पास कर रहा है, तो v इक्वल क्या लिख सकते हो आई, और यहाँ से यहाँ तक का r, ठीक है। अब ये हो गया, इतना समझ में आ गया। और e तो ऐसे ही रहने दो, ये ऐसे रहने दो, और माइनस वी डैश यहाँ लिख सकते हो, यहाँ से भी वही आई पास कर रहा है, आई तो सेम ही है, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट भी होगा, करंट क्या आ जाएगा यहाँ से आई, तो ये वी डैश क्या होगा ओम्स लॉ के हिसाब से, वी डायरेक्टली टू आई, और आर तो यहाँ का आर है, तो क्या हो जाएगा आई, आर तो दोनों में, यहाँ भी जो आई है आई भी वही है, और आर यहाँ क्या है मैंने आर है ना। तो ये का आ गया आपका सर्किट इक्वेशन v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। कुछ बुक में इसको नहीं लिखा है, लिखा है v इज इक्वल टू, v वैसे रहने दिया है, e माइनस आई आर, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। इसका नाम है टर्मिनल, v कहाँ का वोल्टेज है टर्मिनल का, और इसका नाम है टर्मिनल वोल्टेज। कुछ बुक में हल्का सा ए बी लिख देता है ताकि याद रहे टर्मिनल वोल्टेज क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है सर ना। क्या आ गया ई माइनस आर, मतलब बैटरी के वोल्टेज में से बैटरी अपना आई आर, कुछ वोल्ट अपने उसके रेजिस्टेंस में भी तो कुछ खर्च हो रहा है, कितना खर्च होगा, तो आई आर, किसी भी दो पॉइंट के बीच क्या खर्च होगा वोल्टेज का, तो फॉर्मूला बनाया गया ओम्स लॉ आई आर। इतना खर्च करके जो बचेगा किसको दे देगा, ए बी को दे देगा, मतलब कि टर्मिनल को दे देगा। और ये भी ए बी तुम इससे भी निकाल सकते हो, और ओम्स लॉ के हिसाब से अगर लिखोगे तो वी ए बी क्या लिखोगे, वी ए बी लिखोगे, वी ए बी लिखोगे, वी ए बी लिखोगे, वी ए बी, एक मिनट, ओम्स लॉ के हिसाब से सीधा लिखोगे क्या, उतना कुछ नहीं, आई आर, यहाँ से करंट कितना पास हो रहा है आई, इसका आर कितना है कैपिटल आर, तो ये दोनों ही तुम टर्मिनल वोल्टेज निकाल सकते हो, उससे भी और इससे भी, दोनों से निकाल सकते हो, जो अच्छा लगेगा उससे करोगे अपना, जैसा ज़रूरत रहेगा, वो दिमाग तुमको चलाना पड़ेगा, उतना दिमाग तो चलाना ही होगा। तो ये हो गया बच्चा आपका टर्मिनल वोल्टेज, क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज हो गया। अब ये इक्वेशन जो आपका नाम क्या बोला, इसी का नाम है सर्किट इक्वेशन। अब सर्किट इक्वेशन में आप बोलना चाहते हो सर अगर मान लो मुझे भी नहीं भी, मुझे भी पता हो, ई पता हो, सब कुछ पर आई निकालना है, तो ये आई खोजना है, तो देखो इसी इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया। देखो यहाँ पे क्या है, आई यहाँ से कॉमन निकालो, चलो, या फिर इसी इक्वेशन उठा लो, इस इक्वेशन को, वी नो डैट वी ए बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप वी ए बी को लिख सकते हो आई आर, ये ई माइनस आई आर, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ई इक्वल टू हो जाएगा आई आर प्लस आई आर, और आई यहाँ से क्या निकल जाएगा कॉमन, आर प्लस आर, आर प्लस आर, और यहाँ पे ये आ गया ई, आई को आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ई बाई आर प्लस आर। ये हो गया बैटरी करंट, बैटरी से इतना ही करंट आ रहा है। तो आज के बाद बैटरी करंट बोलते हैं इसको, सर्किट करंट भी बोलते हैं, बैटरी करंट, बैटरी से इतना करंट आ रहा है। तो आज के बाद किसी भी बैटरी से कितना करंट आएगा, तो बैटरी से करंट आएगा टोटल बैटरी बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल बैटरी बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कौन आ जाएगा, बाहर का रेजिस्टेंस प्लस अपना खुद का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आ गया आपका, ये इतना जो पोर्शन आपका है अगर समझ जाओगे तो फिर बहुत मज़ा आने वाला है। चलो इसको हम एक एग्जाम्पल बना के क्लियर कर देते हैं, एक एग्जाम्पल बना करके क्लियर कर देते हैं। चलो एक एग्जाम्पल बनाते हैं, इसका एक एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं कि ये एक रजिस्टर है। चलो यहाँ पे एक सर्किट देख रहे हैं हम लोग, ये एक बैटरी में लगा है, बैटरी का यहाँ पर जो पर्सनल ऑन अपना वोल्टेज जो 50 वोल्ट है, इसका अपना रेजिस्टेंस 1 ओम है, और बाहर से एक रेजिस्टेंस लगाया गया है, इसको लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, 24 ओम है। अब क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ दिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव वोल्टेज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव वोल्टेज ईएमएफ एक्चुअली क्या है, ईएमएफ क्या एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी है, जिसको हम लोग अभी पूरे किताब में, अभी पूरे थ्योरी में ई से एक्सप्रेस कर रहे थे, ई। तो ई कितना है, आंसर हो गया 50 वोल्ट, क्या आंसर हो गया 50 वोल्ट, ठीक है हो गया। चलो अगर आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ देता कि वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो वोल्टेज ड्रॉप आप क्या लिखते हैं, वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप को एक्चुअली हम लोग वी डैश से दिखाए है ना, वी डैश, जिसका फॉर्मूला था वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होता है, तो यहाँ का आई और यहाँ का आर, तो यहाँ का आई और यहाँ का आर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को आई नहीं पता है, तो चलो अब आई कैसे निकालेंगे, सोच रहे हैं आई कैसे निकालेंगे, तो आई निकालने का टेक्निक हमने सीखा है बैटरी करंट, बैटरी से कितना करंट जा रहा है, मान लेते हैं आई करंट जा रहा है, और यही करंट पूरे सर्किट में घूम रहा है, आई। तो आई क्या लिखोगे, नेट बैटरी, क्योंकि फॉर्मूला था ई बाई आर प्लस आर,
तो आई का फॉर्मूला था ई बाई आर प्लस आर। ई कितना है 50 वोल्ट, बाहर से कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है 24 ओम, और अंदर में कितना है इसका 1 ओम, 24 1 25, 50/25 आ जाएगा 2 एम्पियर करंट पास कर रहा है। कितना करंट पास कर रहा है 2 एम्पियर करंट। तो अब आप यहाँ पे ये वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल सकते हो, बिना आई के आप वोल्टेज ड्रॉप नहीं निकाल पाओगे। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा यहाँ पे आई आर। आई कितना है 2, क्योंकि जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ भी है 2, और इंटरसेप्शन कितना है 1, तो कितना आ गया 2 वोल्ट। क्या आ गया 2 वोल्ट, मतलब 50 वोल्ट ये था, 2 वोल्ट लॉस कर गया, तो यहाँ क्या बचेगा 48 वोल्ट, क्योंकि 50 वोल्ट में 2 वोल्ट लॉस कर गया तो क्या बचेगा 48 वोल्ट। तो अगर आपसे पूछता कि टर्मिनल वोल्टेज कितना है, जिसको हम वी ए बी बोल रहे थे, टर्मिनल वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, तो फॉर्मूला था ई माइनस आई आर। ई कितना है, ई है आपका 50 वोल्ट, और ये आई आर अभी आप निकाले कितना आया 2 वोल्ट, तो आ गया 48 वोल्ट। आप चाहते तो ये वी ए बी ऐसे भी निकाल सकते थे ओम्स लॉ के हिसाब से, यहाँ का भी, यहाँ का आई और यहाँ का आर, यहाँ का आई और यहाँ का आर। यहाँ का आई कितना है, आई तो अब तो 2 एम्पियर ही आ रहा है, आई आपका 2 एम्पियर है, और यहाँ का आर कितना है 24 है, तो 24 × 2 48। देखो दोनों से आंसर क्या आया है, सेम ही आया 48 वोल्ट। क्लियर है ना, बात समझ आया। तो ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। अब ऐसा कई तरह क्वेश्चन बनाया जा सकता है, चीज़ को अगर समझ लोगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, आसानी से हो जाएगा। चलो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग करेंगे आगे, लेकिन पहले थोड़ा सा एक इंटरनल रिलेशन से काम कर लेते हैं। ठीक है ना, इंटरनल रिलेशन से काम कर लेते हैं। अब देखो पूछा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या है, तो पढ़ा दिए ना, अपने खुद का बेचारा ऑन जो खर्च वर्च करता है उसके वजह से। क्यों होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि बैटरी के अंदर भी इलेक्ट्रोड प्लेट है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो सब क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो बोला द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके बैटरी के अंदर जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं वो, उसके अंदर भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा इनसाइड दिस सेल टू फ्लो ऑफ द करंट। अब वो जो लिक्विड है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो बैटरी के अंदर होकर भी करंट को फ्लो करने में अपोज करता है। उसका ही नाम क्या है, उस रेजिस्टेंस का ही नाम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का कई बार इक्वेशन पूछ देता है, तो आपको याद रखना सर्किट इक्वेशन आपका सबसे मेन इक्वेशन है। अगर वो याद रहेगा तो वहाँ से आई भी आ गया, क्योंकि पिछला टॉपिक में आपको याद होगा सर कि यहाँ पर सर्किट इक्वेशन से ही हम लोग आई लाए थे, और सर्किट इक्वेशन से ही स्मॉल आर भी लाएंगे। तो सर्किट वी नो डैट अकॉर्डिंग टू सर्किट इक्वेशन वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, ये सर था हमको स्मॉल, हमको आर निकालना है। तो ठीक है, काम करो, इसको जरा लो, प्लस हो जाएगा आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी। चलो ठीक है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस वी बाई स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आई। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर है, गलत नहीं है, सही है स्मॉल आर का, लेकिन थोड़ा देखने में नहीं अच्छा लगता है और फेमस इक्वेशन नहीं है। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक बात जानते हैं, ओम्स लॉ के हिसाब से टर्मिनल वोल्टेज आई आर है, और टर्मिनल वोल्टेज का एक फॉर्मूला ये भी है ई माइनस आई आर है ना, ये भी है, दोनों फॉर्मूला है दोनों। आप यहाँ से अगर आई निकालोगे तो आपका इक्वेशन आया था आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, निकाल चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ से आई निकालोगे तो आई आएगा आपको V बाई आर, और दोनों करंट का फॉर्मूला देखने में अलग है, लेकिन करंट दोनों से सेम ही आएगा, एकदम 100% गारंटी के साथ। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है V आई का, और ये भी फॉर्मूला, ये क्या होगा, पूरे सर्किट का नेट के हिसाब से आप निकालते हो। इसमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का नेट वोल्टेज, क्योंकि पूरे सर्किट नेट वोल्टेज तो बैटरी ही है, और यहाँ पर जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ का वोल्टेज, दोनों जगह करंट तो सेम, बैटरी से जो करंट आ रहा था वही करंट तो यहाँ पहुँच रहा था ना। ये अब करंट, अब यहाँ से करंट निकालो, यहाँ पूरा का निकालो, पूरा का निकालोगे तो पूरा का भी बाई पूरा का आर, यहाँ का निकालोगे तो यहाँ का भी और यहाँ का आर, बस बात तो सेम ही आएगा। तो ये जो हो गया, अब हम क्या किए, इस आई को इस्तेमाल यहाँ पे कर लिए, इसको नहीं, इसको कर लिए, क्योंकि ये तो इक्वेशन था ही, वापस इसको यूज़ करो तो फिर तो रिवर्स हो जाएगा, तो इसको यूज़ कर लिए। तो ई माइनस वी और आई की जगह पे वी बाई आर ऊपर चला गया, तो ये जो इक्वेशन हो गया स्मॉल आर का, ये फेमस इक्वेशन हो गया। ठीक है ना, अगर एग्जाम में दिखेगा तो इसको आप टिक आउट करोगे। और डेरिवेशन जिस हिसाब से हम आप लोगों को समझाए हैं, हमेशा के लिए डेरिवेशन हम सब बार बार बोल रहे हैं कि डेरिवेशन जिस हिसाब से हम आपको समझाए हैं, अगर एक बार अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का डेरिवेशन तुमको हमेशा के लिए खुद दिमाग में रहेगा, तुम खुद ड्राइव कर सकते हो, कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, पूरे लेक्चर को अच्छा से देखो, स्टार्टिंग से देखो, तभी जाकर कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आईसीएसई के अंदर तुमको स्कोर करना है तो रट्टा मार के तुम कितना नहीं करोगे। पिछला 2 साल से आईसीएसई चीज़ों को चेक कर रहा है कि बच्चा जानता कितना है। इस पिछला साल का फिजिक्स का पेपर भी कुछ ऐसा ही था, वो ये नहीं देखता है बच्चा कितना लर्न करके आया है, कितना पीआईक्यू सॉल्व करके आया है। उस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा ट्विस्ट होता है, थोड़ा घुमा के करता है, थोड़ा चटपटा, थोड़ा मसालेदार होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो गया, आर का ये क्वेश्चन हो गया। आपको जब कभी भी इंटरनेशनल निकालना होगा तो नेट बैटरी, टर्मिनल वोल्टेज और आर पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसका एक एग्जांपल 1, इसका पहला एग्जांपल दिखा रहे हैं हम। सपोज कर लो कि यहाँ पर मैंने
एक रजिस्टर लगाया यहाँ पे कैपिटल R और बैटरी लगाया, और ऐसा मान लिया कि ये इस बार मैंने कर दिया 12 ओम, ठीक है, 12 ओम, और ये कर दिया मैंने स्मॉल r, और ये आपको कर देते हैं चलो इसको थोड़ा देर के लिए 26 वोल्ट, और करंट हम कर दिए 2 एम्पियर, ऐसा करती है गिव खा दी करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर। मतलब फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा, क्या फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है, कितना होगा। तो मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाना तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप सर्किट इक्वेशन लिख देना V = E - IR, चुपचाप लिख देना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लिखने के बाद V है टर्मिनल का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, यहाँ का I और यहाँ का R, I कितना आ रहा है, इसमें भी 2 ही आ रहा है, तो I आ जाएगा, V हो जाएगा 2 और यहाँ पे R आ जाएगा 12, और बैटरी कितना है आपका 26 माइनस I कितना आ रहा है 2, और यहाँ से आप R निकालना, ठीक है, रट्टा नहीं मारना, उससे निकालना, यानी क्या दरकारी फॉर्मूला याद करने का, ठीक है। अब आ जाओ, ये 24 और ये 26 और ये -2R, तो 2R इस साइड आ जाएगा, तो 26 - 24 ये आ गया आपका 2, तो R 2/2 क्या आ गया, यहाँ पे 1 ओम आ गया, कितना आ गया 1 ओम आ गया, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस आपको फॉर्मूला याद रहने का शक्ति आपके पास है, आपको फॉर्मूला याद है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे E - V/V इंटू R, तो भी आंसर आ जाता। E का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका 26, और V आप निकाले थे 12 दूना 24, 24 और ये 24, और R आपका दिया हुआ है 12, ठीक है, 26, यहाँ पे ये कितना आ गया 12 दूना 24, और ये 26 में 24 गया 2/2 कितना आ गया आपका 1 ओम आ गया। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ गया, वहाँ से भी इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को अच्छे से इंडिकेट करके चीज़ों को समझ करके निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, यहाँ पर आगे चलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो पहला तो आपको बताया कि इलेक्ट्रोड प्लेट कैसा यूज़ कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रोलाइट कैसा यूज़ कर रहे हैं, और अगर बैटरी के अंदर, क्योंकि मैंने बताया रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, तो अगर इलेक्ट्रोड प्लेट को अगर दूर रखेंगे तो चार्ज को इस प्लेट से उस प्लेट आने में बहुत टाइम लगेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, कॉमन सेंस। तो देखो वही लिखा है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला फैक्टर है द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर एरिया बड़ा होगा चार्ज आसानी से पास करेगा प्लेट से, ये छोटा प्लेट होगा तो चार्ज बहुत डिफिकल्टी पास करेगा, मतलब कि ऐसे भी आपको पता है रेजिस्टेंस इनवर्सली टू एरिया, प्लेट का एरिया पतला हो जाएगा तो सरफेस एरिया घट जाएगा, करंट सही से पास नहीं करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो एरिया पे डिपेंड करता है। दूसरा द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, मतलब लेंथ कितना दूर रखा गया है, ठीक है। और तीसरा किस पे डिपेंड करेगा, क्वालिटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे, लेंथ पे, है ना। तो यहाँ पे एरिया मतलब वहाँ पे एरिया वायर का एरिया था, अभी यहाँ प्लेट का एरिया हो गया, वहाँ पे वायर का लेंथ था, यहाँ दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी हो गया L हो गया, और वहाँ पे था रो रेजिस्टिविटी था, रेजिस्टिविटी क्या था, डिपेंड करता था टेम्परेचर पे और क्वालिटी ऑफ मटेरियल पे। तो यहाँ पे द नेचर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरा क्या हो गया टेम्परेचर। तो ये आ गया आपका, ये जो हो गया आपका कहीं ना कहीं रो हो गया, उस बैटरी के अंदर जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं आप वो कैसा यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कैसा यूज़ कर रहे हैं, और अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो भी उस बैटरी के अंदर जो मटेरियल है उसके अंदर का क्वालिटी क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर वापस वही आ गया जो पहले था। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे ही डिपेंड करता है जैसे कि नॉर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, बस फर्क है, वहाँ वायर का एरिया था, यहाँ प्लेट का एरिया हो गया, वहाँ वायर का लेंथ था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी, जिनके बीच का जनरेट करते हो पोटेंशियल डिफरेंस, कितना लेंथ प्लेट रखा हो गया वो दूरी पे हो गया। और उसके बाद आ गया आपका प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रोलाइट से बन रहा है तो उस मटेरियल पर डिपेंड करेगा। और लास्ट आ गया आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड्स के लर्निंग पॉइंट के हिसाब से आपको मैंने करा दिया। अब आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, आप रेजिस्टेंस को जोड़ोगे, मान लो आप एक लाइन से कई वायर को जोड़ के कुछ सर्किट वगैरह बना रहे हो, तो आपका 2 तरीके से तार जोड़ने का ऑप्शन है, और तीसरा तरीका जो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब कि कॉम्बिनेशन जनरली आपके सिलेबस में सिर्फ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो एक काम करते हैं, पहले देखो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन चार्ज यहाँ पे, अच्छा ठीक, लास्ट स्लाइड है, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर क्या होगा हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो पहला जो आपको लिखा गया है वो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छे से बात को समझना, सीरीज कॉम्बिनेशन एकदम शांत माथा से। मैंने यहाँ पर एक बैटरी लिया, ठीक है, ये बैटरी मान लेता हूँ मैं, चलो 100 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर मार्केट से कुछ रेजिस्टर खरीद के लाया, एक रेजिस्टेंस है
20 ओम। दूसरा रेजिस्टेंस है 50 ओम। और तीसरा रेजिस्टेंस है 30 ओम। ठीक है, 30 ओम तीनों है। अब तीनों को इस बैटरी के साथ जोड़ना है। तो जोड़ने का दो तरीका है कि पहले मैं तीनों को एक लाइन से जोड़ दूं, तारों को मैंने सबको कनेक्ट कर दूं, ऐसे 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 कनेक्ट कर दिया मैंने। पहले वाले को चलो मैंने मान लिया इसको R1, इसको मान लिया मैंने R2 और इसको मैंने मान लिया R3। तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे R1, R2 और R3, तीनों एक लाइन से जुड़ गया। अब इस चीज़ को मैंने एक वायर से जोड़ दिया, इस चीज़ को मैंने एक वायर से जोड़ दिया। चलो वायर यहाँ लगा दिया और वायर यहाँ लगा दिया, वायर यहाँ लगा दी। ठीक है, जैसे ही वायर यहाँ लगाएंगे सर्किट क्लोज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी अवेलेबल है। इसकी वजह से यहाँ से क्या जाएगा, एक करंट जाएगा। अब जो भी करंट गया यहाँ से, सपोज करंट यहाँ से आई गया, ऐसे भागते जा रहा करंट, भागते जा रहा। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि आई कितना होगा, तो डरने का जरूरत नहीं है। मेरे पास टोटल बैटरी करंट निकल के जा रहा है पूरा भाई। तो बैटरी करंट निकालने का फॉर्मूला था कि टोटल ई कितना है 100, तो आप ई लिखो बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब एक्सटर्नल में क्या डालोगे, बाई आर बाई था ना, बाई आर बाई स्मॉल आर। चलो इस बैटरी के अंदर तो इंटरनेशनल नजर नहीं आ रहा, बैटरी के अंदर कोई इंटरनेशनल नहीं है, तो तुम इसको 0 पुट कर दोगे। लेकिन आर क्या डालोगे, अब 3 ठो है, अब तीनों का मिला के नेट आर, तीनों का मिला करके नेट, इस नेट को बोलते हैं इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट नहीं डालोगे तो आई कैसे निकलेगा। तो इन तीनों को कैसे जोड़ा जाए, कि हम इसको यहाँ पे एक, इन तीनों के बदले एक ठो आर लिख पाए, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में तो एक नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहर से कितना रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे नेट में 3 है बाहर से, तीनों का नेट कितना होगा। तो इसको हम लोग अब जोड़ना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, और ध्यान दो, गौर करो। सीरीज में पहला एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो भी करंट आ रहा है वो एक लाइन, जो इसमें क्या हो, इसमें क्या हो, इसमें वो करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो एक नोट पॉइंट हमें ये रखना है कि करंट डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये बात तुमको याद रखना है। अब देखो, चूंकि करंट मान लो थोड़ा देर के लिए यहाँ से उठा और यहाँ चला गया, बीच में एक रेजिस्टेंस आया, एक दरिया आया, दरिया क्रॉस करने में एनर्जी लॉस हो जाएगा। इसीलिए अगर यहाँ पे आप वोल्टेज ए लिखोगे तो बाद में ए नहीं लिखना, बी लिखोगे, और ये बी कम होगा क्योंकि करंट जब रेजिस्टेंस पास किया हो तो एनर्जी घट गया होगा। अब दूसरा दरिया क्रॉस किया तो एनर्जी और घट के मान लो सी हो गया, तीसरा दरिया गया तो और एनर्जी घट गया, अब डी हो गया, मान लो क्या हो गया, डी हो गया, समझ आया ना, डी हो गया। तो लगातार बेचारा का एनर्जी घटता चला जा रहा है, मतलब कि वोल्टेज घटता चाहिए, यहाँ हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, फिर अब ये हाई है ये लो है, अब ये हाई ये लो है। तो अगर बात करोगे तो करंट डिवाइड नहीं होता है, और जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंट है। तो पोटेंशियल इज डिफरेंट एट, पोटेंशियल क्या है, हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल रहे हैं, पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस है। ओके, तो थोड़ा देख तुम इसको बोल सकते हो पोटेंशियल एट ए वी ए, एट बी वी वी, एट सी वी सी और एट डी वी डी। तो पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंट है, हो गया, चलो ये काम खत्म हो गया। जैसे कि यहाँ पर ए और बी और सी और डी कोई भी आपस में सेम नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है, ए है, देन बी है, देन सी है और देन डी है ना। तो अब यहाँ से हाई और यहाँ लो, तो यहाँ तो कुछ डिफरेंस होगा, चलो थोड़ा इसको मान लिए V1, यहाँ हाई यहाँ लो, फिर डिफरेंस होगा, मान लेते हैं V2, और यहाँ से हाई लो फिर डिफरेंस मान लो V3। इस V1 V2 V3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि V1 एक्चुअली डिफरेंस है, तो VA माइनस VB ये भी लिख सकते हो। V2 क्या है, V2 लिख सकते हो VB माइनस VC, VB माइनस VC, और एक VC माइनस VD, VC माइनस VD, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन फिलहाल ये सब एक्स्ट्रा पार्ट आपको पढ़ाया है, समझाया है, आप चीज़ों को सीख रहे हो। हम इसको और भी बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे न्यूमेरिकल करा करके और ज़बरदस्त तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का पूरा जो तार खोल देंगे हम, ठीक है। लेकिन फिलहाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितना उसका बात करते हो। अभी ये सब नेसेसरी पार्ट नहीं था मेरा, लेकिन हम बताएं अभी क्या करना है मेरे लिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर ये डिफरेंस 5 है, ये 3 है, ये 2 है, टोटल 10 हो जाएगा, 5 3 8 2 टोटल 10 हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये पूरा यहाँ तक नेट डिफरेंस कितना होगा, नेट डिफरेंस कितना होगा, तो V इज इक्वल टू नेट डिफरेंस क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये नो डिफरेंस। इस पूरा को हम जोड़ करके हमें क्या मान लिया, एक बार में V मान लिया, तीनों को ये डिफरेंस आ जाएगा, ये V आ गया, V क्या आ गया, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्लियर है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर एक मिनट रुको, अब देखो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। अब हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जानते हैं, ओम्स लॉ के हिसाब से
कि किसी भी दो पॉइंट के बीच आप वोल्टेज डिफरेंस लिखो, क्या है वहाँ का आई वहाँ का आर का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस को हम V1 माने तो यहाँ वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा ओहम्स लॉ, यहाँ का आई यहाँ का आर, आई सब में सेम है, आई तो IR1 IR2 IR3, यहाँ का डिफरेंस यहाँ का आई यहाँ का आर तो IR1, यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस यहाँ का आई और यहाँ का IR2, यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस यहाँ का आई और यहाँ का आर IR3 है ना, तो V3। तो लिखेंगे V1 हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब इन तीनों रेजिस्टेंस को हम एक जोड़ जाड़ के मान लो R मान लिए, तो इस डायग्राम को उस पूरे के बदले में हम क्या लिख दिए, इन तीनों के बदले में R लिख दिए। तो यहाँ पर A था और यहाँ पर D था और यहाँ पे तार गया था और यहाँ पर बैटरी था, ठीक है, बैटरी कितना था, इसको E माने थे हम लोग, ठीक है, 100 भी लिख सकते हो, E माने थे। तो यहाँ से करंट क्या आ रहा था, I आ रहा था, I। तो अब ये भी क्या है, भी पूरा का डिफरेंस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा को हम R मान लिए पूरा, तो ये यहाँ यही ना V है, A से लेके D तक का डिफरेंस, A से लेके D तक का डिफरेंस वो भी मान है। तो अब ये भी क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये भी होगा, यहाँ का I इन दो पॉइंट के बीच का I और इन दो पॉइंट के बीच का R, इन दो पॉइंट के बीच तो I तो सब में I है, यहाँ भी I, इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I, पूरे में भी I है, तो I और यहाँ पूरा का R, तो यहाँ पे I लिख दिए और ये जो R है ये R कहलाएगा पूरा का R, मतलब तीनों को मिला के R, और यही R तो मेरे को निकालना है और तीनों को एक लाइन से जोड़े हैं, इसलिए इसको बोलेंगे पूरा का R कब, सीरीज में, जब तीनों को एक लाइन से सीरीज में जोड़ोगे तो I कॉमन निकल के बच्चा कट जाएगा और RS आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे करके आप सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ सकते हो। जैसे अभी इस केस में 30, 20 और 50 है, तो इन तीनों का मिला के नेट रेजिस्टेंस क्या बोला जाएगा, R1 आपका 20 है, R2 आपका 30 है और R3 आपका 50 है, तो टोटल आ गया आपका 100 ओम। कितना आ गया, 100 ओम। अब अगर आप चाहते हो कि सर्किट से टोटल करंट कितना आ रहा है निकालने का, तो अब आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि नेट करंट जो आएगा, नेट बैटरी, नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट बैटरी आपका 100 है, नेट एक्सटर्नल में आपका तीनों मिला के सीरीज में है, सीरीज में तीनों कितना आया आपका 100 आया और इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं तो 0 आ गया, 100 बाई 100 क्या आ गया 1। तो करंट कितना पास कर रहा है सर्किट से करंट पास कर रहा है 1 एम्पियर। कितना पास कर रहा है, 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका हाई लेवल का क्वेश्चन का सीरीज बनाया जाए तो आप लोग सभी बच्चे लोग कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं उसका हाई लेवल का जो हायर लेवल का प्रॉब्लम्स होता है जिससे आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम जैसे ग्रुप ए के अंदर आता है ना, वो सब आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोग कमेंट करना, मैं जरूर इसको वीडियो में बना के डाल दूंगा, ठीक है। अब आइए, ये निकल गया आपका, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन अगर मान लो आप कि ये तीनों का तीनों आप अगर मान लो, मैं इसको मिटा देना, मैं दूसरा स्लाइड नहीं है यहाँ पर, तीनों का तीनों क्या हो गया, या 1 मिनट रहने देता हूँ, तीनों का तीनों मैं पैरेलल में जोड़ देता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। अगर तीनों को मैं पैरेलल में जोड़ देता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये था हमारा बैटरी, ठीक है। और तीनों रेजिस्टेंस को इस बार हम लोगों ने एक लाइन से ऐसे जोड़ दिया, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस, और तीनों का मुंह जाके इसका भी तीनों मुंह एक जगह पर जोड़ दिए, इसका भी तीनों का मुंह जाके एक जगह पर जोड़ दिए, ठीक है। और इसको फिर हम लोगों ने वायर से जोड़ दिया यहाँ, और वायर से जोड़ दिया। इस तरह से जब आपकी लाइन से किसी भी डिफरेंट डिस्टेंस को 2 पॉइंट के बीच, 2 कॉमन पॉइंट के बीच जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, R1, ये यहाँ पर हो गया R2 और यहाँ पे क्या हो गया R3, और बैटरी को बोल दिया E। अब गौर करो मेरे बच्चा बात, इस केस में क्या होगा कि अगर ये A हुआ तो बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो ये ए, जब तक बीच में रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक चेंज नहीं होगा। ए तो ये भी ए होगा। लाइट के अगर तुम ये +5 लिख रहे हो तो ये भी +5 होगा, और अगर ये बी कर रहे हो तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस ए बी, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस ए बी, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस ए बी। और अगर जस्ट मैंने मान लिया कि ये 100 वोल्ट है तो यहाँ होगा +50 वोल्ट, क्योंकि 100 वोल्ट क्या होता है, यहाँ होगा +50 वोल्ट, यहाँ होगा -50 वोल्ट। डिफरेंस क्या होगा, +50 -50, +50 -50 क्या होगा 100। तो यहाँ ये अगर A है तो ये भी A होगा, ये पूरा A होगा। यहाँ क्या आ गया, +50 वोल्ट, और ये माइनस, ये B पूरा B है तो ये भाई -50।
इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस 100, सॉरी -50 है, -50 वोल्ट। मतलब ये हो गया यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस 100, यहाँ का यहाँ तक डिफरेंस 100, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस, ओ माय गॉड। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी जिसको भी आप जोड़ रहे हो उन दोनों के बीच 2 जोड़ो तो 2, 3 जोड़ो तो 3, जो भी तीनों जोड़ो या दोनों जोड़ो उनके बीच डिफरेंस सेम होता है। पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल तो यहाँ 50 यहाँ -50, पोटेंशियल अलग अलग है, लेकिन जो डिफरेंस इसके पास है वो इसके पास, वो इसके पास। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टर्स विल बी सेम होगा। लेकिन बेचारा करंट जब आएगा, करंट के साथ क्या होने वाला है? देखो करंट मान लो यहाँ से करंट आई आ रहा है, अब आ रहा है, दिख रहा, एक रास्ता यहाँ, एक रास्ता यहाँ, एक रास्ता यहाँ, कुछ करंट यहाँ चला गया, कुछ करंट यहाँ चला गया, कुछ करंट यहाँ चला गया। अब कहाँ ज़्यादा करंट जाएगा? कॉमन सेंस, जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि जिस जगह रुकावट हो रेजिस्टेंस हो वहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। तो कभी भी करंट आप भी कहीं उसी जगह जाना चाहोगे, उसी फील्ड में जाना चाहोगे जहाँ परेशानी क्या है, कम है, जहाँ स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, रुकावट ज़्यादा हो तो आप नहीं जाना चाहोगे। गाड़ी चलाओ, जहाँ जाम होगा वहाँ नहीं जाओगे, जहाँ फाका होगा, जो रास्ता क्लियर होगा वहाँ जाना चाहोगे, है ना। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा ये बात कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम जाएगा। मालूम नहीं कौन ज़्यादा कम, तो मैंने फिलहाल के लिए थोड़ी के लिए I1 और I2 और I3 मान लिया। तो यहाँ पे करंट क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखना है हम लोगों को कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या कर जाता है बच्चा मेरा? डिवाइड कर जाता है, करंट डिवाइड कर जाता है। अब ये जो करंट डिवाइड किया, तीनों करंट जाएगा, फिर जुड़ जाएगा, और फिर जुड़ के फिर से क्या बना लेगा? फिर से I बना लेगा, और वापस I सर्किट बैटरी में आ जाएगा। तो एक बात याद रखना है, बैटरी का एक रूल है, जितना करंट भेजेगा उतना करंट वापस ले लेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा 10 एम्पियर भेजा और 5 एम्पियर लिया, नहीं, 10 भेजेगा तो 10 लेगा, 5 भेजेगा तो 5 लेगा, 1 भेजेगा तो 1 ही लेगा। लेकिन अब हमको यहाँ पे सॉल्व करना है कि हमको अगर मान लो टोटल करंट I निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे बैटरी, टोटल बैटरी E, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल में तो ये पूरा आ गया। अब ये R क्या डालेंगे? अब चूंकि तीनों पैरेलल में जोड़ चलेंगे, RP लिखेंगे। अब पूरा क्या है बता ही नहीं, इंटरनेशनल बैटरी का है नहीं, चलो बैटरी में कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हो, लेकिन RP क्या होगा? अब RP निकालने के लिए टेक्निक क्या समझा है? देखो पिछले केस में क्या हो रहा था, इस पिछले केस में क्या हो रहा था, आपका वोल्टेज अलग अलग हो रहा था, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ, तो इनको जोड़ के निकाल लिए। यहाँ करंट अलग अलग हो रहा है तो करंट को जोड़ के निकाल लेंगे। तो अभी देखो बच्चा मेरा, ये I टोटल करंट जो होगा वही डिवाइड किया I1 में, वही डिवाइड किया I2 में, वही डिवाइड किया I3 में, और ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू होता है IR, तो I इक्वल टू क्या होगा? V/R। जिन दो पॉइंट के बीच वोल्टेज, उन्हीं दो पॉइंट के बीच का करंट, उन्हीं दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस। अब पहला का करंट निकाल लो, तो करंट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो I इक्वल टू क्या होता है? V/R। तो करंट यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक V कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक V कितना होगा? जो भी V होगा, चलो मान ली V, हालांकि हमको पता है कि ये V वही होगा जो बैटरी का होगा, बैटरी को भी हम लोग E मान है, ठीक है, E मान है। और चूंकि ये टर्मिनल भी है, टर्मिनल है, तो टर्मिनल को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको भी बोलते हैं। तो फिलहाल पता है ये जो भी होगा वो E के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से जितना मिल रहा है वो पूरा यहाँ मिल रहा है, बैटरी के पास कुछ इंटरनेशनल नहीं है, जो यहाँ होगा ये पूरा उसको मिल जाएगा। तो V इक्वल टू E है, तो तुम E/R भी लिख सकते हो और V भी लिख सकते हो। तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा? यहाँ का वोल्टेज क्या होगा? +50 -50 मतलब 100 किसका? बैटरी का, और जो टर्मिनल का है वही बैटरी का। तो I1 क्या होगा? I हो जाएगा V/R। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का तुमको अगर निकालना है I, यहाँ I1 निकालना है, तो यहाँ इन दो पॉइंट के बीच करंट I1 है, इन दो पॉइंट के बीच वोल्टेज क्या मान लिए? V, और रेजिस्टेंस कितना है? R1/R1। अच्छा, I2 निकाला यहाँ से यहाँ तक, तो इन दो पॉइंट के बीच करंट, तो इन दो पॉइंट के बीच वोल्टेज सब में भी है, तब तो इसी पॉइंट से कनेक्टेड है, बाई R क्या हो जाएगा? R2। और यहाँ से यहाँ तक करंट क्या होगा? I3 यहाँ का वोल्टेज, सब तो वोल्टेज V भी भी, ये भी V, ये भी V, और सब E के बराबर है। तुम E/R लिखो या V/R, तो V/R3। और अगर इन तीनों को जोड़ करके तुम एक मान लो, तीनों को जोड़ के एक मान लो, और ये A और ये B, और इन तीनों को जोड़ के आप मान रहे हो कि कुछ कॉम्बिनेशन में RP आ गया, और ये किससे कनेक्टेड है? वायर से कनेक्टेड है, और बैटरी से कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, और ये करंट यहाँ से I आ रहा है, I, और ये पूरा में I जा रहा है। देखो I1, I2, I3, लेकिन पूरा में कितना गया? पूरा में तो I गया है, तो इस पूरे RP में क्या गया है? I गया है। तो यहाँ का भी AB, फिर से AB का वोल्टेज तो ये बोलो सब तो बैटरी के बराबर है, बैटरी और भी दोनों सेम ही है, टर्मिनल का वोल्टेज बैटरी का सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? भी, तो यहाँ का क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का भी, इन दो पॉइंट के बीच करंट, इन दो पॉइंट के बीच डिफरेंस, इनका रेजिस्टेंस, तो बाई RP पूरा का रेजिस्टेंस। तो पहला करंट, पहला का वोल्टेज, पहला का रेजिस्टेंस, दूसरा का करंट, दूसरा का वोल्टेज, दूसरा का रेजिस्टेंस, तीसरा का करंट, तीसरा का वोल्टेज, तीसरा रेजिस्टेंस, पूरा करंट, पूरा का वोल्टेज, पूरा का रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है, लेकिन वोल्टेज सबका पूरा भी उसी पॉइंट के बीच है, अलग अलग भी। अगर इंडिविजुअल का बात करें तो भी इसी दो पॉइंट के बीच है, पूरा तो भी इसी दो पॉइंट, वोल्टेज दो पॉइंट के बीच जो इस पॉइंट का है वो सबका सेम ही है, इसलिए भी सबका सेम हो गया।
तो कंक्लूजन निकला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी आप आगे नीचे उतरते हो ऊपर चढ़ते हो, हर दो जब भी दो लोग पैरेलली कनेक्टेड होगा तो उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। भी निकल के कट गया, आ गया यहाँ पे 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने भी तीन रेजिस्टेंस लिया था, तो ये नेट रेजिस्टेंस Rp कितना आएगा, इसको पूरा क्या मान लिया, पूरा Rp माने, तो Rp हमको 1/Rp नहीं चाहिए, Rp चाहिए, तो Rp कैसे निकालेंगे, चलो 1/Rp, Rp इक्वल टू R1 था तुम्हारा कितना, शायद 20 था, R2 था 30 और R3 था 50, ठीक है। तो ये एलसीएम निकाल लो, 20 30 और 50 का एलसीएम शॉर्टकट में निकालो, 10 सेकंड का 10 रुपये 10 से 30 10 5 50, ठीक है ना। कितना आ जाएगा तुम्हारा, कुछ कट रहा कुछ नहीं कट रहा, देखो 10 दूनी 20 20 60 60 6 5 30 300, कितना आ गया 300, ये आ गया 0 300, ठीक है ना। डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 6, ठीक है ना, 6 1/Rp। तो Rp कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ से 1/Rp, सॉल्व करोगे 300 अब 20 25 6 31, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 15 20 25 और 6 31। तो Rp क्या आ जाएगा, Rp आ जाएगा 300/31, रेजिस्टेंस है तो ये हो जाएगा ओम, क्या आ गया ओम। अब आप चाहते हो कि नेट करंट कितना होगा, तो नेट बैटरी कितना था, नेट बैटरी था 100, और नेट Rp कितना है, Rp आ गया 300 डिवाइड बाई 31, और ये तो 0 है, सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा 100 इंटू 31 डिवाइड बाई 300, 0 से 0 गया, ठीक है, तो बच गया 31/3। करंट है तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, एम्पियर। मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, कौन करना है इतना, पास में आया। तो ये हो गया आपका, ऐसे निकाला जाता है आपको एम्पियर। क्लियर हो गया। तो कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्वेशन सब कुछ मैंने बता दिया है। इलेक्ट्रिसिटी का A to Z मैंने सारा टॉपिक 2 लेक्चर में कंप्लीट किया आप लोगों को। अब इसमें आपको बच गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसका न्यूमेरिकल सीरीज भी आने वाला है, जबरदस्त न्यूमेरिकल सीरीज होगा। इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। होप है आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। हाँ, अब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और मेरे वीडियोज़ को एक रीच मिलेगा, ठीक है ना। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, पढ़ के आइएगा, बाय।